मेरी सेलिब्रिटी वाइफ क्लोई को शक था कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ, इसलिए उसने हमारे घर में हिडन कैमरास लगा दिए और 24/7 लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस दिन ये सब शुरू हुआ, जैसे ही वो घर से निकली, मैंने जल्दी से एक वॉइस मैसेज भेजा, मेरी वाइफ अभी काम पर गई है, तुम अब आ सकती हो। मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकलते ही लाइव स्ट्रीम चैट फट पड़ी। OMG, ये कितना बड़ा स्कम बैग है, इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बाद भी अफेयर कर रहा है। उसी वक्त ऑफिस जा रही क्लोई अपने फोन को घूर रही थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसे मुझ पर इतना भरोसा था कि उसने ये लाइव स्ट्रीम शुरू करने की हिम्मत की थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी बुरी तरह टेस्ट फेल कर दूंगा। क्या ये सच में मेरे ही घर में मुझे चीट कर रहा है? तभी मेरा फोन पिंग हुआ। मैंने वॉइस मैसेज प्ले किया और एक बहुत ही प्यारी फीमेल वॉइस सुनाई दी। ओके, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। इस वॉइस क्लिप ने लाइव स्ट्रीम को और भी ज्यादा फ्रेंजी में डाल दिया। लगता है कंफर्म हो गया, ये लड़की तो काफी जल्दी में है। 15 मिनट, मैं देखना चाहता हूँ ये दूसरी औरत दिखती कैसी है। क्लोई गुस्से से जल रही थी। घर लौटकर उस होम रैकर का चेहरा नोच लेने के लिए बेचैन थी। उसकी हालत देखकर शो के डायरेक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की। क्लोई, शायद बात वैसी ना हो जैसी तुम सोच रही हो, इतना अपसेट मत हो। क्लोई लाइव स्ट्रीम को घूरती रही। उसका एक्सप्रेशन ठंडा और खामोश था। चैट में उसके फैंस लगातार उसे कंफर्ट करने वाले मैसेजेस भेज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी हिम्मत कैसे हुई किसी को हमारे घर बुलाने की। क्या मुझे डर नहीं था कि वो अचानक घर लौट सकती है? तभी स्क्रीन पर दिख रहा मैं अचानक अपना फोन उठाता हूँ और क्लोई को कॉल करता हूँ। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसने अपनी आवाज नॉर्मल रखते हुए कॉल रिसीव की। हे हनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये कंफर्म करना था कि तुम सेफली ऑफिस पहुंच गई हो। मेरे वर्ड सुनते ही क्लोई का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। पहले वो शायद इमोशनल हो जाती, लेकिन अब उसे अपने चेहरे पर सिर्फ ठंडक महसूस हो रही थी। ये कॉल उसकी फिक्र करने के लिए नहीं था, ये क्लियरली कंफर्म करने के लिए था कि वो अचानक घर वापस नहीं आएगी। क्लोई ने मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल किए और बोली, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं कॉल रखती हूँ। ओके, बस इतना ही काफी है कि तुम वहाँ हो। मैंने डिनर के लिए टेक आउट ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स तेजी से आने लगे। वाओ, देखकर लगता है ये काफी एक्सपीरियंस्ड है। ये कॉल सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि क्लोई घर वापस तो नहीं आएगी। धड़ाम से क्लोई ने स्टूडियो का दरवाजा खोला। उसका चेहरा सख्त था और अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी असिस्टेंट ने डरे डरे उसे ग्रीट किया, हे क्लोई। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट ने क्लोई का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा देखा और धीरे से पूछा, क्लोई, शांत रहने की कोशिश करो, क्या वो तुम्हें ऐसे कॉल्स अक्सर करता है? ये सुनते ही क्लोई ने दांत भींचते हुए कहा, कम से कम महीने में 10 बार। असिस्टेंट शॉक हो गई, इतनी बार? उसके पास खड़ा डायरेक्टर भी हैरान रह गया। क्या इसके पास घोड़े जैसी स्टैमिना है क्या? लाइव स्ट्रीम तुरंत कमेंट्स से भर गई जो मुझे स्कमबैक कह रहे थे। ऑफ कोर्स मुझे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने बस पानी उबाला था और सोफा पर बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहा था। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। उस डोरबेल ने लाइव स्ट्रीम चैट को एकदम साइलेंट कर दिया और कंट्रोल रूम में क्लोई ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी नजरें स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। मैं मुस्कुराया, दरवाजा खोला और फ्लोर पर एक पैर स्लिपर्स रख दिए। एक लंबी लंबे बालों वाली औरत अंदर आई। जैसे ही वो झुककर स्लिपर्स पहनने लगी, उसकी ग्रेसफुल फिगर और भी ज्यादा कैप्टिवेटिंग लग रही थी। फिर वो मेरे साथ सोफा पर बैठ गई। जैसे ही लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स ने उस औरत का चेहरा देखा, चैट फिर से कमेंट से भर गई। कंट्रोल रूम में क्लोई ने ये सीन देखा और मेरे पहले वाले वॉइस मैसेज को याद करके पूरी तरह यकीन कर लिया कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। अब वो सिर्फ घर भागकर मुझे कन्फ्रंट करना चाहती थी। क्लोई, अभी पैनिक मत करो, पहले देखते हैं असल में क्या हो रहा है, डायरेक्टर ने सलाह दी। क्लोई ने कुछ नहीं कहा, उसकी नजरें स्क्रीन पर जम गई थी। स्क्रीन पर वो औरत बेचैन होकर मेरी तरफ देखने लगी। बस भी करो, हर बार वही चीज होती है। मैं तुमसे बिना इतनी सीक्रेसी के कब मिल सकूंगी? जल्दी, 1 महीने में तुम ओपनली आ सकोगी। मैं क्लोई को सब कुछ बता दूंगा और फिर हमें इतना छुपकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स ने मेरे वर्ड्स का बिल्कुल अलग मतलब निकाल लिया। वो लगता है ये क्लोई को डिवोर्स देने वाला है। पुअर क्लोई, क्या वो मुझे छोड़ रहा है? वो बास्टर्ड, क्लोई आंसुओं के साथ गाली देते हुए बोली। डायरेक्टर ने उसे एक टिश्यू दिया। क्लोई, अभी मत रो, अगर वो तुम्हें छोड़ने वाला है तो तुम्हें एसिड डिवीजन के बारे में सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल क्लोई, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, असिस्टेंट ने भी कहा। लेकिन क्लोई उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। वो आंसू पोंछते हुए स्क्रीन को घोर रही थी। घर में जेसिका ने मेरी बात सुनी और थोड़ी हैरान हो गई। अपनी वाइफ को बताओगे? मैंने सर हिलाया। मैं जेसिका से 5 साल पहले उसके ग्रैंडफादर के थ्रू मिला था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके ग्रैंडफादर मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं पता था। उसने कई बार पूछा था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने कभी रीजन नहीं बताया था। वो बस इतना कहते थे कि मैं एक बहुत रिमार्केबल इंसान हूँ। जेसिका ने हैरानी से पूछा, मुझे पता है कि तुम नेशनल टॉप स्कॉलर और ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो, और क्या है जो तुम्हें अपनी वाइफ से कन्फेस करना है? बताओ ना। जेसिका के वर्ड्स ने लाइव स्ट्रीम चैट को फिर से एक्सप्लोड कर दिया। क्या ये शो ऑफ कर रहा है? एक टॉप स्कॉलर प्रोग्रामर की जॉब कर रहा है, ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर? ये कितना फेक लग रहा है, कितना रिडिकुलस झूठ है। नेशनल टॉप स्कॉलर, ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो तो कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। कंट्रोल रूम में क्लोई और डायरेक्टर भी शॉक हो गए। डायरेक्टर ने पूरी कंफ्यूजन के साथ पूछा, क्लोई, क्या इसमें से कुछ भी सच है? क्लोई रोना बंद कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने आंसू पोंछे और सर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, मेरा हस्बैंड एक नॉर्मल आदमी है। उसने कभी नहीं बताया कि वो टॉप स्कॉलर था, और ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना तो और भी इम्पॉसिबल है।
इतने सालों में मैंने उसे एक बार भी डीसी जाते नहीं देखा। क्लोई की बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम चैट फिर भर गई। मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा पक्का फ्रॉड है, बस औरतों को इम्प्रेस करने के लिए कहानियां बना रहा है। एग्जैक्टली, ये कोई कॉन आर्टिस्ट लगता है। एक पल में व्यूअर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। स्क्रीन पर मैंने जेसिका की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, 1 महीने में तुम खुद जान जाओगी, अभी वक्त सही नहीं है। जेसिका और भी क्यूरियस हो गई। तुम्हारी और कौन सी आइडेंटिटी है? ऐसी क्या बात है जो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारा इतना रिस्पेक्ट करते हैं? और ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो तुम अपनी ही वाइफ से छुपा रहे हो? जेसिका कितनी भी क्यूरियस ही, लेकिन उसने देख लिया था कि मैं और कुछ नहीं बताने वाला। आखिर में उसने मान लिया, ठीक है मैं 1 महीना वेट करूंगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी हंसी। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया कि तुम नेशनल टॉप स्कॉलर और ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो तो वो शॉक हो जाएगी? इस दौरान मैंने सिर्फ मुस्कुराया, शायद, लेकिन मेरी असली आइडेंटिटी के सामने स्कॉलर और प्रोफेसर होना कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट पर लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स को भी शक होने लगा और उनमें से कई लोग ऑनलाइन सर्च करने लगे। कंट्रोल रूम में शो का डायरेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन करने लगा। 3 मिनट बाद उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही इन्फॉर्मेशन को देखा और जोर से बोला, ये सच है, ये 2018 का नेशनल टॉप स्कॉलर था। ये इन्फॉर्मेशन तुरंत लाइव स्ट्रीम पर डिस्प्ले कर दी गई। ओ माय गॉड, नेशनल टॉप स्कॉलर, ये तो पागलपन है। ये सच निकला? मैंने भी चेक कर लिया। क्लोई पूरी तरह शॉक में थी, स्क्रीन पर लिखे वर्ड्स को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। मैं वाकई नेशनल टॉप स्कॉलर था। डायरेक्टर ने अपनी सर्च जारी रखी और जल्द ही 2018 का एक वीडियो ढूंढ निकाला जिसमें एक रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ले रहा था। वीडियो में रिपोर्टर ने पूछा, नेशनल टॉप स्कॉलर बनने पर कैसा लग रहा है? और मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, ये एक्सपेक्टेड था। मैं हमेशा से टॉप स्टूडेंट रहा हूँ। इंग्लिश के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स में मेरे हमेशा परफेक्ट स्कोर्स आते थे। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स भी अब वही इंटरव्यू देख रहे थे। कंट्रोल रूम में क्लोई पूरी तरह हिल चुकी थी। मेरे रिकॉर्ड्स और इंटरव्यू देखकर उसे मानना पड़ा कि सब सच था। डायरेक्टर एक क्यूरियस बच्चे की तरह उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए और उसने एक बार भी नहीं बताया कि वो टॉप स्टूडेंट था? क्लोई ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी ऐसा मोमेंट याद नहीं आया। उसने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, कभी नहीं। कंट्रोल रूम में सब लोग शॉक हो गए। इतनी बड़ी अचीवमेंट वाला कोई भी इंसान डेटिंग के दौरान तो जरूर शो ऑफ करता, लेकिन मैंने कभी एक वर्ड तक नहीं बोला था। इतने सालों तक मैंने क्लोई को कुछ नहीं बताया। क्या मैं बिना ईगो वाला कोई सेंट था? शायद इंटरव्यू में मैंने जो कहा था वही सच था। मेरे लिए ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड चीज थी। व्यूअर्स का फोकस अचानक एक नए टॉपिक पर शिफ्ट हो गया। कोई चेक कर सकता है क्या कि ये ऑरेलियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है या नहीं? हाँ, कोई चेक करो। मैंने ऑनलाइन चेक किया है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए अपने फील्ड में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देने पड़ते हैं। अगर ये वाकई ऑरेलियन का प्रोफेसर है तो ये अनबिलीवेबल है। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर बोला, मैं ऑरेलियन के एक प्रोफेसर को जानता हूँ, मैं उसे कॉल करता हूँ। सारे व्यूअर्स डायरेक्टर को देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि क्या मैं सच में वहाँ प्रोफेसर हूँ। डायरेक्टर ने कॉल लगाई और कुछ सेकंड्स बाद एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज आई, अरे मिस्टर डायरेक्टर, आज मेरी याद कैसे आ गई? प्रोफेसर किंग, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्या बात है? अगर हो सका तो जरूर हेल्प करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं। मैंने सुना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ईथन मिलर नाम का एक प्रोफेसर है। क्या आप उसे जानते हैं? ईथन मिलर नाम थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। रुकिए चेक करता हूँ। फोन की दूसरी तरफ तेज टाइपिंग की आवाज सुनाई देने लगी। लगभग 2 मिनट बाद उस आदमी ने कहा, मिल गया। हाँ, ईथन मिलर नाम का एक प्रोफेसर है। वो 3 साल पहले प्रोफेसर बना था। फोटो में काफी यंग लग रहा है। डायरेक्टर ने कॉल स्पीकर पर रखी हुई थी, इसीलिए लाइव स्ट्रीम में सबने ये बात क्लियरली सुन ली। ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये भी सच निकला। व्यूअर्स पूरी तरह शॉक में थे। कंट्रोल रूम में क्लोई को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसका 5 साल का हस्बैंड ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? क्लोई ने डायरेक्टर से कहा, क्या आप उनसे फोटो भेजने को कह सकते हैं? शायद ये सेम नाम वाला कोई और हो। 1 मिनट से भी कम वक्त में डायरेक्टर के फोन पर मैसेज आ गया। ये पर्सनल फाइल की फ्रेशली टेकन फोटो थी और फोटो में जो इंसान था वो बिना किसी डाउट के मैं ही था। ऑरेलियन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वाली आइडेंटिटी ऑफिशियली कंफर्म हो गई। ये आदमी है कौन? ये सिर्फ 28 साल का है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ईथन सिर्फ 28 साल का है। 28 साल का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? शो का डायरेक्टर भी इस पॉइंट पर पूरी तरह स्टंट था। उसे लगा था कि ये एपिसोड मजेदार होगा, शायद मेरा कोई हिडन कैश टैश या कोई छोटा सीक्रेट मिल जाएगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि शो इतनी बड़ी सीक्रेट आइडेंटिटी एक्सपोज कर देगा। उसके पास बैठी क्लोई भी पूरी तरह बिविल्डर थी। क्लोई की शादी मुझसे 5 साल से हुई थी और उसे लगता था कि वो मुझे अंदर तक जानती है, लेकिन उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने दांत भींचे और मन ही मन गाली दी, मैं उसकी वाइफ हूँ। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे छुपा ली। क्या वो मुझे अपनी वाइफ मानता भी है या फिर कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो मुझे नहीं बता सकता था? तभी कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया, तुम लोग कुछ डिटेल्स भूल रहे हो, लगता है इसकी एक और आइडेंटिटी है जो पब्लिक नहीं की जा सकती। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। सच में लगता है कुछ और भी है। मेरा गेस है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। व्यूअर्स हर तरह के गेसेस लगाने लगे। उनकी क्यूरियोसिटी पूरी तरह पीक पर थी। रूम में वापस जेसिका ने मेरा शांत एक्सप्रेशन देखा और हार मानकर सांस भरी। छोड़ो, मैं नहीं पूछूंगी, वैसे भी तुम बताने वाले नहीं हो। 1 महीने बाद मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। मैंने हल्का सा सर हिलाया। 1 महीने बाद मैं तुमसे एक भी बात नहीं छुपाऊंगा। ये सुनकर जेसिका की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। उम्मीद है तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैंने मजाक भरी नजर से उसे देखा। और अगर मेरी असली आइडेंटिटी तुम्हें डिसअपॉइंट कर दे तो? ये सुनते ही जेसिका मुझे घूरने लगी। सीरियसली? तो फिर मैं तुम्हें पंच मारूंगी। तुम मेरी
एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई करके मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हमारी बात सुनकर व्यूअर्स हंस हंसकर लोटपोट हो गए। ये लड़की कमाल है, जो मन में आता है सीधा बोल देती है। कंट्रोल रूम में क्लोई ने हमारी बात सुनी और उसका चेहरा और ठंडा हो गया। जो कुछ उसने देखा था उससे ये तो क्लियर था कि जेसिका मेरी मिस्ट्रेस नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आदमी और एक औरत का इतनी आराम से अकेले बैठकर बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बस घर आ जाने दो, उसने मन ही मन सोचा। मैं हंस पड़ा। ऐसा कब हुआ है कि तुम आई हो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी न बनाया हो? जेसिका संतुष्टि से मुस्कुराई। मैंने इंग्रेडिएंट्स पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं, बस अभी पहुंचने वाले हैं। असल में जेसिका के मेरे पास आने की सबसे बड़ी वजह मेरी कुकिंग थी। असिस्टेंट ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुम्हारा हस्बैंड अच्छा कुक है? ये सुनकर गुस्से से भरी क्लोई ने दांत भींच लिए। शादी के बाद से वो इडियट सिर्फ एक बार किचन में गया था। जो डिश उसने बनाई थी वो अचार से भी ज्यादा सॉल्टी थी। उसके बाद मैंने उसे किचन के पास तक नहीं जाने दिया। क्लोई की बात ने लाइव स्ट्रीम को और ज्यादा लाइवली बना दिया। मेरे साथ भी सेम हुआ। मैंने अपनी प्रोफेशनल शेफ स्किल्स कभी रिवील नहीं की, इसलिए अब मेरी वाइफ सारा खाना बनाती है। ब्रो, मेरी वाइफ को मेरा कुलिनरी सर्टिफिकेट मिल गया था और उसने मेरी पिटाई कर दी। अब रोज मैं ही कुकिंग करता हूँ। क्लोई कमेंट्स देख रही थी। उसका चेहरा उदास था। उसे याद आया कि डेटिंग के टाइम उसने मुझे अपनी हर बात बताई थी, एक भी सीक्रेट नहीं छुपाया था, लेकिन मैंने उससे कितनी सारी बातें छुपा रखी थी। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। इंग्रेडिएंट्स आ गए थे। मैंने जेसिका की तरफ देखा। टाइम कम है इसलिए बस कुछ सिंपल डिशेस बनाऊंगा। बॉक चॉय के साथ क्लियर कॉन्सोम है, श्रेडेड टोफू सूप, लायंस हेड मीट बॉल्स और ब्रेस्ड पोर्क बेली। साउंड्स ग्रेट। जेसिका ने एक्साइटेड होकर सर हिलाया। हालांकि वो मेरी स्टेट डिनर लेवल डिशेस और ज्यादा खाना चाहती थी, लेकिन टाइम वाकई कम था। मैं इंग्रेडिएंट्स लेकर किचन में गया, वेजिटेबल्स वॉश करके प्रिपेयर किए और फिर पहली डिश श्रेडेड टोफू सूप बनाना शुरू किया। मैंने सिल्कन टोफू का एक ब्लॉक कटिंग बोर्ड पर रखा और उसे पतली पतली स्ट्रिप्स में काटना शुरू किया। ये डिश नाइफ स्किल्स की अल्टीमेट टेस्ट मानी जाती है, जिसमें हजारों कागज जितनी पतली टोफू थ्रेड्स बनानी पड़ती हैं। इस वक्त लाइव स्ट्रीम चैट और भी एक्टिव हो गई। ये नाइफ स्किल्स कमाल की हैं। ईथन तो सच में प्रोफेशनल शेफ लग रहा है। कंट्रोल रूम में क्लोई मेरी एक्सपर्ट चॉपिंग देखकर फ्रस्ट्रेशन में दांत पीस रही थी। वो प्रोफेशनल शेफ नहीं थी, लेकिन सालों की कुकिंग एक्सपीरियंस के बाद सिर्फ मेरी नाइफ वर्क देखकर ही समझ गई थी कि मेरी कुलिनरी स्किल्स टॉप नॉच थी। उसका रिएक्शन देखकर असिस्टेंट हंस पड़ी। अब तो तुम्हें पता चल गया कि ईथन कुकिंग कर सकता है। इतने सालों से तुमसे झूठ बोल रहा था, अब तुम उससे कैसे बदला लोगी? ये सुनकर क्लोई ने सीधे चेहरे के साथ कहा, जब ये शो खत्म होगा मैं उसे जिंदगी भर कुकिंग करवाऊंगी। उसकी बात सुनकर व्यूअर्स हंस पड़े। ईथन तो गया। पुअर ईथन। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी वाइफ उसके सारे सीक्रेट्स जान चुकी है। मैं किचन में बिजी था, टोफू फिनिश कर चुका था और अब चिकन प्रिपेयर कर रहा था। जेसिका मेरे पीछे खड़ी मुझे काम करते देख रही थी, जैसे कोई आर्ट पीस एडमायर कर रही हो। रूल्स हमेशा की तरह सेम है। खाना 10:30 बजे तक रेडी हो जाएगा और तुम्हें 11:30 तक खत्म करके निकल जाना है। मेरी वाइफ 11:30 पर काम से फ्री होती है। हाँ हाँ पता है, तुम कितने नैगिंग हो, जेसिका ने इरिटेटेड होकर जवाब दिया। व्यूअर्स फिर हंस पड़े। बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर क्लोई अभी अंदर आ जाए तो उसे पक्का लगेगा कि ईथन चीट कर रहा है। कंट्रोल रूम में क्लोई ने मेरी बात सुनी और गुस्से में ही हंस पड़ी। मैं सच में डरा हुआ था कि वो अचानक घर आ सकती है। ठीक है, अब वो थोड़ा मजाक करेगी। जैसे ही मैं कुकिंग फिनिश करूंगा वो कॉल करके बोलेगी कि वो घर आ रही है। उसके पास बैठी असिस्टेंट ने ये सीन इमेजिन किया और जोर से हंस पड़ी। ये तो बहुत फनी होगा। किचन में जेसिका ने मुझे देखकर पूछा, ग्रैंडपा ने बताया था कि व्हाइट हाउस का एग्जीक्यूटिव शेफ एक बार तुमसे कुकिंग कंपटीशन कर चुका है। उन्होंने कहा था कि तुम उससे भी बेटर हो। मैंने काम करते हुए बोला, हाँ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसका ये कहना कि मैं बेटर हूँ बस उसकी मॉडेस्टी थी। हमारी स्किल्स लगभग सेम लेवल की हैं। ये भी अनबिलीवेबल है, जेसिका ने एडमिरेशन के साथ कहा। नेशनल टॉप स्कॉलर और एलियन का प्रोफेसर और व्हाइट हाउस शेफ के बराबर कुकिंग स्किल्स, ये सब कुछ ही बहुत इंप्रेसिव था और ऊपर से मैं इतना हैंडसम भी था। जल्दी ही 10:30 बज गए। मैंने कई डिशेस कंप्लीट कर ली थी। सब दिखने में, स्मेल में और टेस्ट में इतनी अच्छी थी कि मुंह में पानी आ जाए। मैंने एक बोल में राइस सर्व किया और जेसिका को दे दिया। जल्दी खाओ और फिर निकल जाओ। जेसिका ने आंखें घुमाई। तुम्हारी वाइफ वापस नहीं आ रही, तुम इतना डरते क्यों हो? मैंने पानी का एक घूंट लिया और शांति से कहा, मेरी वाइफ लंच के लिए घर नहीं आती, लेकिन कभी कभी नैप लेने के लिए आ जाती है। बस जल्दी खाओ और निकल जाओ। बोल पकड़े हुई जेसिका बोली, अगर क्लोई हमें देख भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, उससे ये बात माननी पड़ेगी। उसी वक्त कंट्रोल रूम में क्लोई ने अपना फोन उठाया और मुझे कॉल कर दिया। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही मुझे एकदम बुरा सा फीलिंग आया। मैंने कॉल रिसीव की और अपनी आवाज नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्या हुआ हनी? क्लोई मुस्कुराई और बोली, हनी ऑफिस में पावर चली गई है, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है। मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। ये सुनते ही मैं पैनिक हो गया। ओके मैं वेट करता हूँ। कॉल कट होते ही मैंने घबराहट में जेसिका की तरफ देखा जो आराम से खाना खा रही थी। खाना बंद करो, क्लोई कुछ मिनट में यहाँ पहुंचने वाली है। क्या? जेसिका भी पैनिक कर गई। अगर क्लोई उसे मेरे साथ अकेले खाना खाते देख लेती तो उसे एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैं दौड़कर किचन में गया, कुछ कंटेनर्स उठाए और सारा खाना पैक कर दिया। जेसिका ने जल्दी से कंटेनर्स पकड़े, अपने शूज पहने और तुरंत निकल गई। मैंने फटाफट टेबल साफ की, डिशेज हटाई और रूम की स्मेल निकलने के लिए विंडोज खोल दी। सिर्फ 3 मिनट में डिशेज वॉश करके पूरी क्लीनिंग फिनिश कर दी और सोफा पर बैठकर सांस लेने लगा। मैंने टाइम देखा और सुकून की सांस ली। बिल्कुल टाइम पर हो गया, बहुत क्लोज था। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम में हजारों व्यूअर्स हंस हंस कर पागल हो रहे थे। कंट्रोल रूम में क्लोई और डायरेक्टर को
को भी ये सब बहुत फनी लग रहा था। खासकर क्लोई इतना हंस रही थी कि उसका पूरा बदन हिल रहा था। उसे बदला लेने का एक मीठा सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। क्लोई ने फिर से अपना फोन उठाया। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर क्लोई की कॉल देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ हनी? क्लोई ने गहरी सांस भरी। हनी, ऑफिस में भी पावर वापस आ गई है। मेरे बॉस ने मुझे वापस काम पर बुला लिया है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक साथ हजारों थॉट्स दौड़ गए, लेकिन मुझे नॉर्मल एक्ट करना था। ओके, मैं समझ गया। मेरा जवाब सुनकर क्लोई मुस्कुराई। ओके। कॉल कट करने के बाद उसने खुशी से हवा में अपनी मुट्ठियां हिला दी। ईथन अब कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा। इतनी मेहनत से खाना बनाया और खुद एक बाइट तक नहीं खा पाया। कंट्रोल रूम में क्लोई अब बहुत खुश थी। मेरे पीछे एक और औरत को घर लाने की बात पर चाहे कुछ हुआ ना हो, वो फिर भी नाराज थी। अब जब उसने थोड़ा मुझे परेशान कर दिया था, उसका आधा गुस्सा ठंडा हो गया था। शो का डायरेक्टर भी काफी खुश था। इस एपिसोड का रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग निकला था। वो मुस्कुराया और क्लोई से बोला, अभी तो पहला दिन ही है और हम तुम्हारे हस्बैंड के इतने सारे सीक्रेट्स जान चुके हैं। आज के हिसाब से देखें तो उसके पास और भी बहुत सीक्रेट्स होंगे और अगले कुछ दिनों में हम सब पता लगा लेंगे। क्लोई की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। आखिर उसका हस्बैंड और क्या छुपा रहा था? ऐसी कौन सी बात थी जो जेसिका तक नहीं जानती थी? उसे टॉप स्कॉलर या प्रोफेसर होने की बिल्कुल परवाह नहीं लगती थी। सिर्फ क्लोई और डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि काउंटलेस व्यूवर्स भी सोच रहे थे कि मेरी और कौन सी हिडन आइडेंटिटी है और मैं उसे क्यों छुपा रहा हूँ। इस वक्त हर कोई गेस लगा रहा था कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या हो सकती है। स्क्रीन पर मैंने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल कनेक्ट हुई और एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर मिलर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी सेवा में हूँ। तुम एक चेयरमैन हो, मैं तुम्हें क्या ऑर्डर दे सकता हूँ? मैंने हंसी के साथ कहा। उस आदमी का टोन बहुत रिस्पेक्टफुल था। आप ऐसा मत कहिए सर, असली जीनियस तो आप हैं। आपके सपोर्ट के बिना कंपनी आज इस पोजीशन पर कभी नहीं होती। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, प्रोफेसर मिलर, आप क्लियरली बहुत वेल्दी हैं, फिर आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताते? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर कहा, 1 महीने बाद मैं अपनी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा, फिर हमें ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आदमी हंस पड़ा। अगर आपकी वाइफ को पता चल गया कि आपके पास कितना पैसा है तो उसका तो होश ही उड़ जाएगा। हमने कुछ और देर बात की और फिर कॉल कट कर दी। लाइव स्ट्रीम चैट फिर से एक्सप्लोड हो गई। वो लगता है ईथन की हिडन आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। फोन पर जो आदमी था वो कंपनी चेयरमैन था और ईथन के साथ इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। लगता है ईथन बहुत ही अमीर है, लेकिन वो अपनी वाइफ से ये सब क्यों छुपा रहा है? कंट्रोल रूम में डायरेक्टर भी शॉक में था। उसे लगा था कि पहले वाले रेवलेशंस के बाद शो का एक्साइटमेंट कम हो जाएगा, लेकिन अब एक और बड़ा बम फूट गया था। असिस्टेंट ने क्लोई की तरफ देखकर पूछा, क्लोई, क्या तुमने कभी ईथन के बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा है? क्लोई ने मजबूरी से सर हिला दिया। वो खुद भी उतनी ही कंफ्यूज थी। पिछले 5 सालों में उसने कोई जॉब नहीं की। वो सिर्फ कभी कभी कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। उसके पास इतना पैसा होना नहीं चाहिए। तभी चैट में एक कमेंट आया। क्लोई की बात सुन के मुझे लग रहा है कहीं ये इलीगल मनी तो नहीं। सोचो, अगर सब लीगल होता तो वो अपनी वाइफ से क्यों छुपाता? पक्का पैसा क्लीन नहीं है। ये कमेंट्स देखकर क्लोई का चेहरा सफेद पड़ गया। असिस्टेंट ने तुरंत उसे रीअश्योर किया, इनकी बात मत सुनो, ये लोग बस गेसेस लगा रहे हैं। डायरेक्टर ने भी कहा, मैं सारा से एग्री करता हूँ। सारा असिस्टेंट का नाम था। ईथन का पैसा शायद उस कंपनी से आता होगा। स्क्रीन पर मैं सोफा पर आराम से पीछे टिककर टीवी देख रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। चीफ एंडरसन, क्या बात है? आज कॉल कैसे? काफी टाइम हो गया, सोच रहा था कल तुम्हारे पास आकर एक ड्रिंक करूं। मैंने हंसकर कहा, चीफ, अगर आपको मेरी कुकिंग खानी है तो सीधा बोल दीजिए। हाँ ठीक है, तो फिर मैं शर्माता नहीं। हमने कुछ और मिनट बात की और कॉल खत्म कर दी। शहर के दूसरे हिस्से में ऑस्टिन पुलिस चीफ के ऑफिस में चीफ एंडरसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब वो इंटरेस्टिंग शो सीक्रेट लाइव्स देख रहे थे। व्यूअर्स ने फिर कमेंट्स करना शुरू कर दिया, ये चीफ एंडरसन भी क्या उस औरत की तरह ईथन की एक और आइडेंटिटी रिवील करने वाला है? क्लोई ने कमेंट देखा, कुछ देर सोचा और बोली, मैंने कभी किसी चीफ एंडरसन का नाम नहीं सुना। असिस्टेंट थोड़ी स्पीचलेस हो गई। तुम ईथन के कितने एक्वेंटेंसेस को एक्चुअली जानती हो? क्लोई ने सोचा, कुछ लोगों से मिली हूँ। 2 साल पहले उसके क्लास रियूनियन में उसके लगभग 20 क्लासमेट से मिली थी, लेकिन मुझे उनके चेहरे याद नहीं। असिस्टेंट ने फेस पाम कर लिया। और उसके फ्रेंड्स कितनों को जानती हो? क्लोई ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, एक को, लेकिन वो अब फॉरेन में रहता है। ये कहने के बाद क्लोई का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। पहले वाली जेसिका और अब ये चीफ एंडरसन, वो दोनों ही ईथन के बहुत क्लोज लगते थे, लेकिन क्लोई उनमें से किसी को नहीं जानती थी। व्यूअर्स ने फिर कमेंट्स करना शुरू कर दिया, क्लोई, तुम्हारी तो सच में बुरी हालत है। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे सब कुछ छुपाता है, उसकी आइडेंटिटी, उसका पास्ट, उसके कॉन्टैक्ट्स, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्लोई ने कमेंट्स पढ़े और उसे खुद पर थोड़ी तरस आई। वो ईथन की वाइफ थी, उसने अपना पूरा दिल उसे दे दिया था, फिर भी ईथन ने उसे सब कुछ छुपा रखा था। जल्द ही ऑफिस से छुट्टी का टाइम आ गया। क्लोई ने डायरेक्टर को बाय बोला और सीधा घर चली गई। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद असिस्टेंट हिचकिचाते हुए डायरेक्टर से बोली, सर, ये लाइव शो किसी की प्राइवेसी वायलेट कर सकता है। जैसे वो औरत जो पहले यहाँ खाना खा रही थी, हमने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। अगर वो लॉ सूट कर दे तो? डायरेक्टर बस मुस्कुराया, टेंशन मत लो, प्रोडक्शन टीम ने पहले ही इन सब इश्यूज के बारे में सोच रखा है, सब प्रॉपर्ली हैंडल हो जाएगा। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त मैंने क्लोई से पूछा, आज लंच के लिए घर आओगी? ये सुनते ही क्लोई स्पीचलेस हो गई। उसे पता था मैं ये पूछूंगा। अगर वो लंच के लिए घर आ गई तो चीफ एंडरसन नहीं आ पाएगा। ये सोचकर कि मैं पिछले कई सालों से हर कुछ दिन बाद उससे यही सवाल पूछता रहा था, क्लोई के अंदर फिर गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने शांत रहकर जवाब दिया, नहीं, मैं लंच के लिए घर नहीं आऊंगी। लाइव स्ट्रीम पहले से ही
व्यूअर्स से भरी हुई थी। ये अजीब है, आखिर छुपाने जैसा क्या है? फ्रेंड्स का घर आना तो नॉर्मल बात है, इसमें इतनी सीक्रेसी की क्या जरूरत है? स्क्रीन पर मैं फोन पर बात कर रहा था। चीफ, आप कितने बजे आएंगे? लगभग 10 बजे। पहले कुछ काम निपटाने। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। कॉल कट करके मैं इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने चला गया। 9:30 तक चीफ एंडरसन अपना काम खत्म कर चुका था और ड्राइव करना शुरू कर दिया। कल अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद उसने सीक्रेट लाइव्स प्रोडक्शन टीम की इन्वेस्टिगेशन की थी और पता लगाया था कि ये बिल्कुल नया शो है। ईथन के अराउंड मिस्ट्री और बढ़ाने के लिए उसके सुपीरियर्स ने स्पेसिफिकली उसे लाइव स्ट्रीम में अपीयरेंस देने को कहा था ताकि ऑडियंस और गेसेस लगाए। हायर अप्स एंटरटेनमेंट के थ्रू ईथन की आइडेंटिटी रिवील करना चाहते थे जिससे पब्लिक अटेंशन और बढ़ेगी, लेकिन उन्हें कैसे पता था कि सीक्रेट लाइव्स शो ईथन पर फोकस्ड है? लगता था ईथन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। क्या हायर अप्स ने उसे 24 आवर सर्वेलेंस में रखा हुआ था? ये सोच थोड़ी अनरियलिस्टिक लग रही थी। बिल्डिंग पर पहुंचने के बाद चीफ एंडरसन ने नीचे खड़ी ब्लैक प्रोडक्शन वैन पर नजर डाली और जल्दी से ऊपर चला गया। थोड़ी ही देर में वो लाइव स्ट्रीम पर नजर आया। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, इसलिए खाना खाने नहीं आ पाया। जब पुलिस चीफ की पोस्ट से रिटायर हो जाऊंगा तब रोज यहाँ आऊंगा। उसके इतना कहते ही लाइव स्ट्रीम चैट कमेंट से फट पड़ी। पुलिस चीफ टाइटल सुनते ही डायरेक्टर के पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। किसी को बिना कंसेंट के लाइव स्ट्रीम करना इलीगल था। प्रोडक्शन टीम ने पहले ही ऐसे इश्यूज का सोचा था और प्लान बनाया था कि पैसा देकर मैटर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्या पैसा इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता था? चैट तेली से भर रही थी। गया काम, सब खत्म, शो कैंसिल होने वाला है। डायरेक्टर ने कमेंट्स देखे, फिर स्क्रीन पर दिख रहे चीफ को देखा और पैनिक करने लगा। अब क्या करें? ब्रॉडकास्ट बंद कर दें या कंटिन्यू रखें? अगर बंद करता है तो बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यू रखता है तो कॉन्सिक्वेंसेस कौन हैंडल करेगा? उसने खुद को रीअश्योर करने की कोशिश की। हो सकता है ये चीफ एंडरसन असली पुलिस चीफ ना हो। व्यूअर्स ने डायरेक्टर की बात सुनी और तुरंत कमेंट्स करने लगे। उसकी आइडेंटिटी पता करना तो आसान है, उस पोजीशन वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, बस ऑनलाइन सर्च करो, है ना? मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। डायरेक्टर ने भी तुरंत ऑनलाइन सर्च किया और कुछ ही सेकंड्स में उसे चीफ एंडरसन मिल गया फोटो के साथ। उसने स्क्रीन पर दिख रहे चीफ को देखा, फिर ऑनलाइन फोटो को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ओ माय गॉड, ये तो सच में वही है। डायरेक्टर के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। क्या ईथन सिर्फ एक प्रोग्रामर था? फिर वो इतने हाई लेवल ऑफिशियल को कैसे जानता था? क्लोई तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसका हस्बैंड इतने इंपॉर्टेंट इंसान को कैसे जानता था और उसने ये बात उससे क्यों छुपाई थी? स्क्रीन पर मैं फिनिश डिशेस टेबल पर रख चुका था। चीफ, अगर फ्यूचर में आप मेरी कुकिंग खाना चाहते हैं तो शायद आपको डीसी आना पड़ेगा। चीफ एंडरसन खाना एंजॉय कर रहा था। मेरी बात सुनकर वो रुक गया। क्यों? ऐसा क्यों? मैं हल्का सा हंस पड़ा। डीसी शिफ्ट होने का प्लान बना रहा हूँ। हाँ, हर साल विजिट करने जरूर आऊंगा। चीफ ने कंफ्यूज होकर पूछा, अचानक डीसी क्यों शिफ्ट हो रहे हो? ऑस्टिन में क्या प्रॉब्लम है? मैं बस मुस्कुराया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसे मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। अगले महीने जब मेरी आइडेंटिटी रिवील होगी तो मुझे ऑलमोस्ट पक्का डीसी शिफ्ट होना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे पास जो चीजें थी उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को जेलस बना दिया था। अगर मैं ऑस्टिन में ही रहा तो मेरी फैमिली डेंजर में पड़ सकती थी। कमेंट्स फिर तेजी से आने लगे। ईथन अगले महीने डीसी शिफ्ट हो रहा है, वहाँ रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है, एक डिसेंट हाउस की प्राइस ही करोड़ में होगी। असिस्टेंट ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्लोई, क्या तुम लोग सच में डीसी शिफ्ट हो रहे हो? क्लोई अभी भी शॉक में थी। उसे कुछ भी पता नहीं था। क्या ये वाकई उसका हस्बैंड था? शो शुरू होने के बाद से उसे लग रहा था जैसे वो किसी स्ट्रेंजर से शादी करके बैठी हो। लाइव स्ट्रीम पर चीफ एंडरसन डिलिशियस फूड का मजा ले रहा था। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फूड है, कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट इसके सामने कुछ नहीं। अगर तुम शेफ बन जाओ तो कम से कम $50,000 महीना कमा सकते हो। मैं मुस्कुराया। शेफ बनना बहुत टायरिंग है। मैं अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्लोई के साथ पिछले 5 साल मैंने बहुत एंजॉय किए हैं, लेकिन अब मेरी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है तो मुझे अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। चीफ खाना खाते खाते हंस पड़ा। तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना? मैंने सर हिला दिया। मैंने सब कुछ अच्छे से छुपाया है। मेरी वाइफ थोड़ी रोमांटिक टाइप की है, वो मुझ पर बिना किसी शर्त के ट्रस्ट करती है। चीफ हंस पड़ा। जब क्लोई को पता चलेगा कि तुम नेशनल टॉप स्कॉलर और ऑरेलियन के ऑनरेरी प्रोफेसर हो तो क्या वो शॉक नहीं हो जाएगी? मैं मुस्कुराया। शायद, लेकिन ये दोनों टाइटल्स कोई खास बात नहीं है। चीफ एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। खास बात नहीं? लेकिन जब उसने मेरी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में सोचा तो उसे मानना पड़ा कि शायद सच में नहीं। अचानक चीफ को कुछ याद आया। क्या तुम ये सब अपनी वाइफ से हमेशा के लिए छुपाने वाले हो? मैंने सर हिला दिया। नहीं, अगले महीने मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। चीफ थोड़ा अनश्योर लग रहा था। वो वाली बात भी? मैंने फिर सर हिलाया। चीफ की आंखों में हल्की सी झलक आई कंफ्यूजन की। कई साल पहले उसने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें उसे मेरे सामने बैठे इस यंग आदमी की आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया गया था। उस वक्त वो भी हैरान हुआ था। क्या इस आइडेंटिटी को वाकई इतना सीक्रेट रखना जरूरी था? खाना खत्म होने के बाद चीफ एंडरसन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। ईथन, मेरे लड़के, हमें एक दूसरे को जानते हुए 10 साल हो गए। अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे कॉल करना। चीफ के जाने के बाद लाइव स्ट्रीम फिर से एक्टिव हो गई। तो चीफ ईथन को इसलिए जानता है क्योंकि वो नेशनल टॉप स्कॉलर था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि चीफ ईथन की दूसरी आइडेंटिटी भी जानता है। मुझे लगा था वो सब बता देगा। ये क्यूरियोसिटी मुझे मार डालेगी। प्रोडक्शन वन में डायरेक्टर सोच रहा था कि क्या उसे चीफ एंडरसन को रोककर माफी मांगनी चाहिए। कुछ देर की हेजिटेशन के बाद उसने फोन उठाया और शो के बैकर को कॉल किया, लेकिन डायरेक्टर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दूसरी तरफ वाले ने उसे रोक दिया। मैं सब समझ गया हूँ, तुम बस अपना काम करो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। कॉल कट होने के बाद डायरेक्टर ने राहत की सांस ली। कंट्रोल रूम में क्लोई स्क्रीन को घूर रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ और ज्यादा कंफ्यूज्ड होती जा रही थी। स्क्रीन पर मैं सोफा पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। काफी बोर्ड लग रहा था। मेरा बाहर जाने
करने का मन था, लेकिन कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। और वैसे भी मेरी आइडेंटिटी की वजह से एक टीम 24/7 चुपचाप मेरी प्रोटेक्शन करती रहती थी। तभी मेरा फोन बजा और मैंने तुरंत रिसीव कर लिया। प्रेसिडेंट ग्रांट। दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट ग्रांट हंस पड़े। मेरी ग्रैंड डॉटर कह रही थी कि तुम्हारे एरिया का सीनरी बहुत खूबसूरत है, मैं सोच रहा हूँ कल विजिट करूँ और पहले तुम्हारे घर आकर 2 ड्रिंक्स भी ले लूं। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। राइली, एक और आदमी फ्री मील के लिए आ रहा है। कॉल खत्म होते ही व्यूअर्स ने फिर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। हमें दूसरी साइड की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन ईथन ने कहा कि वो एयरपोर्ट किसी को लेने जा रहा है। क्या कोई और बड़ा आदमी आने वाला है? कंट्रोल रूम में क्लोई फिर कंफ्यूज हो गई। एक और गेस्ट घर आने वाला था। अगली सुबह वही रोज का रूटीन रिपीट हुआ। कुछ सवाल जवाब के बाद क्लोई डार्क एक्सप्रेशन के साथ घर से निकली। एलिवेटर में खड़ी हुई उसके पेट में अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो इस सब की एक्सपेक्टेशन करती थी, फिर भी उसे बुरा लग रहा था। सुबह 10 बजे ऑस्टिन एयरपोर्ट की मेन हॉल में एक एनर्जेटिक बुजुर्ग आदमी ट्रेडिशनल सूट पहने खड़ा वेट कर रहा था। तभी एक लंबी सी फिगर दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। ग्रैंडपा। बुजुर्ग ने देखा तो वो जेसिका थी। तुम ऑस्टिन में लगभग 5 दिन से हो, है ना? क्या फिर से ईथन के घर फ्री मील खाने जा रही थी? जेसिका एक पल के लिए स्पीचलेस हो गई। नहीं, मैं सिर्फ एक बार गई थी और उसकी वाइफ अचानक घर आने वाली थी, इसलिए मैं डर गई और टेक आउट बॉक्स लेकर भाग आई। खाना भी पूरा नहीं खा पाई। बुजुर्ग जोर से हंस पाए। चलो ईथन के घर चलते हैं, वो अभी तक किचन में बिजी होगा। जेसिका और भी ज्यादा परेशान हो गई। ग्रैंडपा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर रखी है और मेरी फ्रेंड वहाँ मेरा वेट कर रही है। उधर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स बोर होते हुए चैट स्क्रॉल कर रहे थे। गेस्ट कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सब लोग जानने के लिए बेचैन थे कि आज का विजिटर कौन होगा, लेकिन अभी तक कोई साइन नहीं था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। लाइव स्ट्रीम में सबने डोरबेल सुनी और फिर मुझे किचन से बाहर आते देखा। व्यूअर्स एकदम अलर्ट हो गए। डैम, मैं सुबह 8 बजे से देख रहा हूँ, फाइनली कोई आया। कंट्रोल रूम में भी सब सीधे होकर बैठ गए और स्क्रीन पर नजरें जमा दी। दरवाजे पर सूट पहना हुआ एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान नहीं लग रहा था। प्रोफेसर मिलर, काफी टाइम हो गया। मुझे देखते ही उसका बिहेवियर थोड़ा रिजर्व्ड हो गया। ये देखकर व्यूअर्स ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। ये बंदा किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसा लगता है, लेकिन ईथन के सामने इतना हम्बल क्यों बिहेव कर रहा है? कंट्रोल रूम में असिस्टेंट उस आदमी को देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। क्लोई भी स्क्रीन को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि वो आदमी उसके हस्बैंड के सामने किसी सबॉर्डिनेट की तरह बिहेव कर रहा है। मिस्टर डेविस का पोस्चर देखकर मैंने सांस भरी। आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे 20 साल बड़े हैं और हजारों एम्प्लॉइज वाली कंपनी के चेयरमैन हैं। आप हमेशा इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं? लाइव स्ट्रीम चैट एकदम एक्सप्लोड हो गई। असिस्टेंट पूरी तरह बिविल्डर थी। क्या एक बड़ी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन प्रोफेसर मिलर के सामने झुक रहा है? क्लोई तो और भी ज्यादा शॉक में थी। उसे पता था कि उसका हस्बैंड मिस्टीरियस है, लेकिन अपनी आंखों से एक चेयरमैन को ईथन के सामने झुकते देखना बहुत बड़ा शौक था। स्क्रीन पर मिस्टर डेविस अब भी काफी रिजर्व्ड लग रहे थे। ईथन की तरफ देखते वक्त उनकी नजरों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। उसके दिल में ईथन सिर्फ एक एडमायर करने लायक इंसान नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार का सेवियर भी था। 4 साल पहले उसकी बेटी को कैंसर डायग्नोस हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके पास 1 साल से भी कम की जिंदगी बची है। एक बाप के रूप में वो टूट चुका था। अपनी बेटी को तकलीफ में देकर वो बेहाल और बेबस था। तभी उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे उम्मीद दी। एक क्लिनिकल ट्रायल 100 पेशेंट्स रिक्रूट कर रहा था, जहां कैंसर के लिए स्पेशली डेवलप की गई एक नई ड्रग टेस्ट की जा रही थी। इसलिए उसने अपनी बेटी को उस ट्रायल में एनरोल कर दिया। बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद उसकी बेटी की कंडीशन चमत्कारी तरीके से इंप्रूव हो गई और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर कैंसर सेल्स पूरी तरह खत्म हो गए। उसके बाद उसे पता चला कि कैंसर क्योर करने वाले इंसान का नाम ईथन मिलर था और कैंसर ड्रग की मास प्रोडक्शन उसकी खुद की कंपनी में हो रही थी। उसी दिन से उसका मेरे साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मिस्टर डेविस ने मेरी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। प्रोफेसर मिलर, मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू। मैंने थोड़ी सी बेचैनी के साथ सांस भरी। आप हर बार मिलने पर मुझे इस बात के लिए थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी सीरियस रहा। उसकी नजरें नहीं हिली। प्रोफेसर मिलर, अगर आपने कैंसर क्योर डेवलप नहीं किया होता तो मेरी बेटी 3 साल पहले ही मर चुकी होती। आपने सिर्फ उसे नहीं बचाया, आपने मेरी पूरी फैमिली को बचा लिया। मिस्टर डेविस के वर्ड्स ने लाइव स्ट्रीम को आग लगा दी। कैंसर क्योर, क्या ये सच है? 4 साल पहले? तब ईथन की एज कितनी थी? व्यूअर्स को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें बस इतना याद था कि 4 साल पहले एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। कैंसर क्योर हो गया था, हर टाइप का कैंसर। जब ये न्यूज आई थी पूरी दुनिया शॉक में चली गई थी और जिस बात ने सबको और प्राउड फील कराया था वो ये थी कि कैंसर क्योर करने वाला एक अमेरिकन था। सिर्फ एक मिस्ट्री थी, कैंसर क्योर करने वाले इंसान की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं की गई और अब उन्हें बताया जा रहा था कि वो ईथन मिलर था। ये बात इतनी अनबिलीवेबल थी कि लोगों को सच नहीं लग रही थी। क्लोई पूरी तरह बिविल्डर्ड थी। उसका हस्बैंड कैंसर क्योर कर चुका था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कमेंट्स लगातार आ रहे थे। कुछ व्यूअर्स अब भी डाउट कर रहे थे कि कहीं ये सब शो की पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। डायरेक्टर ने सबको अश्योर किया, टेंशन मत लो, हमने कोई एक्टर्स हायर नहीं किए हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम इतनी पावरफुल होती तो हम पुलिस चीफ को एक्टिंग के लिए कभी नहीं ला सकते थे। तुम लोग हमें जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो। व्यूअर्स ने सोचा और उन्हें लगा डायरेक्टर की बात में दम है, लेकिन प्रूव कैसे होगा कि कैंसर क्योर ईथन नहीं किया था? स्क्रीन पर मैंने मिस्टर डेविस से कहा, मैं एक रिसर्चर हूँ, ये मेरा काम ही था। मिस्टर डेविस फिर भी सीरियस रहा, चाहे जो भी हो आप मेरी फैमिली के सेवियर हैं। मैंने हाथ हिला दिया, छोड़िए ये सब, बैठिए। मैंने 2 कप गर्म चाय के डाले और दोनों आदमियों को दिए। फिर मुस्कुराकर पूछा, प्रेसिडेंट ग्रांट, आप कितने दिन रुकने वाले हैं? बुजुर्ग ने चाय की एक सिप ली और मुस्कुराए। राइली,
थी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। आखिर मैं अभी भी ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। जब रिटायर हो जाऊंगा तब जहाँ मन करे वहाँ घूमूंगा। उसी पर लाइव स्ट्रीम पूरी तरह साइलेंट हो गई। हर कोई बुजुर्ग के वर्ड्स प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर भी शॉक में था और साथ ही डरा हुआ भी। अगर ये वाकई ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो उसकी तो खैर नहीं थी। उसने उनकी परमिशन के बिना लाइव स्ट्रीम कर दिया था। अगले ही सेकंड डायरेक्टर कंप्यूटर पर झुक गया और पागल की तरह टाइपिंग करने लगा। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, काउंटलेस व्यूअर्स भी सर्च करने लगे। इन्फॉर्मेशन पब्लिक थी और आसानी से मिल सकती थी। आधे मिनट के अंदर ही व्यूअर्स सर्च रिजल्ट्स देख रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बुजुर्ग वाकई ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। असिस्टेंट भी इन्फॉर्मेशन देखकर स्टन रह गई। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि शो में इतना बड़ा रेवलेशन कैप्चर हो जाएगा। क्लोई ने इंस्टिंक्टिवली अपना मूड ढक लिया। ऑरेलियन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट उसके हस्बैंड से इतनी फेमिलियरिटी के साथ बात कर रहा था। डायरेक्टर की फीलिंग्स बाकी लोगों से अलग थी। शॉक के साथ साथ उसके अंदर बहुत ज्यादा डर भी था। पुलिस चीफ ने ही उसे पहले डरा दिया था, लेकिन आज इस बुजुर्ग ने तो उसकी पूरी हवा निकाल दी थी। डायरेक्टर ने तुरंत शो के बैकर को कॉल लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी और वो हकला रहा था, लेकिन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दूसरी तरफ से उसे रोक दिया गया। मैं जानता हूँ, स्ट्रीम चालू रखो, मैं देख रहा हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप श्योर हैं कि सब ठीक है? दूसरी तरफ से आवाज बिल्कुल शांत थी। मैंने कहा ना, सब ठीक है तो सब ठीक है। तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्क्रीन पर हम खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, तभी मिस्टर डेविस खड़े हुए, अपना ग्लास उठाया और मेरी तरफ देखकर बोले, प्रोफेसर मिलर, एक बार फिर मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू। मैं आपके नाम एक टोस्ट प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा मजबूरी वाली स्माइल के साथ खड़ा हुआ और उसके ग्लास से अपना ग्लास टकराया। फिर मैंने भी ग्लास उठाया और कहा, मैंने भी आपको सालों तक काफी ट्रबल दिया है। मेरी वाइफ को डिसीव करने में आपको भी मेरे साथ कंस्पिरेसी करनी पड़ी। मिस्टर डेविस जोर से हंस पड़े। व्यूअर्स ने हमारी बात सुनी और उन्हें मेरा पहले वाला आई मैसेज चैट याद आ गया, जो एक मिस्टीरियस चेयरमैन के साथ हुआ था। तो ये वही आदमी था, पुअर क्लोई। उसे कितना बुरी तरह डिसीव किया गया है। कंट्रोल रूम में क्लोई बिल्कुल स्टंड थी। तो पिछले 5 सालों से उसका हस्बैंड और वो चेयरमैन मिलकर उससे झूठ बोल रहे थे। पूरे 5 साल तक। स्ट्रीम पर मैंने मिस्टर डेविस से पूछा, क्या आप और प्रेसिडेंट ग्रांट दोनों ऑस्टिन में 3 दिन रुकने वाले हैं? मिस्टर डेविस ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं कल दोपहर वापस चला जाऊंगा। कंपनी में बहुत काम है। जब मैं एपेक्स फार्मा के चेयरमैन की पोजीशन से रिटायर हो जाऊंगा तब ज्यादा बार तुमसे मिलने आ सकूंगा। मिस्टर डेविस के वर्ड्स ने व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। प्रेसिडेंट ग्रांट की आइडेंटिटी तो रिवील हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर डेविस की नहीं। अब हर कोई एपेक्स फार्मा के चेयरमैन को सर्च कर रहा था। डायरेक्टर ने भी तुरंत सर्च करना शुरू कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो प्रे कर रहा था कि ये कोई और वीआईपी न निकले। 30 सेकंड बाद उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। एपेक्स फार्मा के चेयरमैन का नाम डैनियल डेविस था। फाइल में उसकी फोटो भी थी। डायरेक्टर का शरीर कांपने लगा। ये एक और बड़ा नाम था। हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? एक सिंपल रियलिटी शो शुरू किया था और अब इतने पावरफुल लोगों से पाला पड़ गया था जिन्हें नाराज करने की उसकी औकात नहीं थी। वो शो बंद करवाने के लिए बैकर को कॉल करना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि बॉस खुद स्ट्रीम देख रहा है और जरूरत पड़ने पर कॉल कर लेगा। इस सोच ने उसे थोड़ा सुकून दिया। असिस्टेंट और क्लोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देख रही थी और दोनों पूरी तरह शॉक में थी। ईथन के पास आने वाले हर गेस्ट कोई न कोई बड़ा आदमी निकल रहा था। असिस्टेंट ने कहा, एपेक्स फार्मा जो कैंसर ड्रग बनाती है वही ड्रग है जो 4 साल पहले अनाउंस हुई थी। व्यूअर्स को भी ये बात समझ आ गई और उनके अंदर एक शॉक वेव दौड़ गई। इसका मतलब था कि ईथन ही वो इंसान था जिसने कैंसर क्योर किया था। ईथन, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। वो क्योर 4 साल पहले आया था, तब ईथन सिर्फ 24 साल का था। ये अनबिलीवेबल है। सारे व्यूअर्स हैरान थे। क्लोई भी शॉक में थी। उसका हस्बैंड इतना ब्रिलियंट था। स्क्रीन पर हम तीनों कैजुअल बातें करते रहे। प्रेसिडेंट ग्रांट ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एडमिरेशन भरी हुई थी। मैंने बहुत लंबी जिंदगी देखी है, लेकिन तुम जैसा ब्रिलियंट यंग पर्सन कभी नहीं देखा। 24 साल की एज में कैंसर क्योर कर देना। तुम्हारी एज के बहुत कम लोग रिसर्च के लिए इतने डेडिकेटेड होते हैं। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। हर इंसान का अपना रास्ता होता है। कुछ लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ फेमस होना चाहते हैं और कुछ सिर्फ सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। रिसर्च फील्ड में भी मेरी एज के कई लोग हैं जो उतने ही डेडिकेटेड हैं। प्रेसिडेंट ग्रांट ने सिर हिलाया और फिर क्यूरियोसिटी से पूछा, तो तुम्हारा ड्रीम क्या है? मैं मुस्कुराया। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और मेरी आवाज फर्म हो गई। मेरा ड्रीम बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि हेल्थ केयर हर इंसान के लिए अफोर्डेबल हो। मैं चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी को डिजीजेस की वजह से सफर न करना पड़े। मैं चाहता हूँ। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। आधा सेंटेंस बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाकी बात मैं प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस के सामने नहीं कह सकता। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मैंने कैंसर क्योर किया था। मेरी दूसरी रिसर्च अचीवमेंट्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था और मुझे बिना परमिशन के एक वर्ड भी रिवील करने की इजाजत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा था उसे सुनकर दोनों के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और उनकी आंखों में रिस्पेक्ट भर गया। आज के जमाने में कितने लोगों का ड्रीम हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना और ह्यूमैनिटी को सफरिंग से बचाना होता है। उस पल उनकी नजरों में मैं एक सच में महान इंसान बन गया था। उनके दिमाग में उन कैपिटलिस्ट्स का ख्याल आया जो रिसर्च और ड्रग्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए फंड करते थे। कुछ तो और भी बुरे थे। जब उनके पास फास्ट क्योर डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती थी तब भी वो जानबूझकर स्लो एक्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स को चूज करते थे। कैपिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ पैसा होता था। इस वक्त लाइव स्ट्रीम पर व्यूअर्स की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। मेरे वर्ड सुनकर लोगों के दिल में गहरा रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भर गया। कुछ व्यूअर्स जो पहले बिना सोचे समझे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते थे अब खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे थे। आखिर वो सेलिब्रिटीज को आइडल क्यों बना रहे थे? ईथन जैसे अनसंग रिसर्चर ही असली स्टार्स थे जिन्हें
फॉलो करना चाहिए था। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट भी काफी इमोशनल हो गया। उसने क्लोई की तरफ देखकर कहा, क्लोई, तुम्हें प्रोफेसर मिलर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सकें। डायरेक्टर ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, ऐसे आदमी को एक सपोर्टिव वाइफ की जरूरत होती है जो उसका ध्यान रखे। व्यूअर्स ने डायरेक्टर और असिस्टेंट की बात सुनी और वैसे ही कमेंट्स भेजने लगे। क्लोई कमेंट्स पढ़कर थोड़ी स्पीचलेस हो गई। आज रात वैसे भी उसने डिसाइड किया था कि अपने मिस्टीरियस हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन अब जब हर कोई वही बात बोल रहा था तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। क्लोई ने कमेंट्स देखे और मुस्कुराई। टेंशन मत लो सब लोग, अगर तुम लोग ये ना भी कहते तब भी मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। इसी दौरान अंधेरे में छुपे कुछ लोग चुपचाप फोन कॉल्स कर रहे थे। ब्रूस, मुझे पता चल गया है कि कैंसर क्योर किसने किया था। दूसरी तरफ से फॉरेन आदमी ने बेचैनी से पूछा, कौन? कॉलर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 1 मिनट से भी कम वक्त में उसके फोन पर पेमेंट नोटिफिकेशन आ गई। फिर वो फोन पर हल्का सा हंस पड़ा। उसका नाम ईथन मिलर है। वो 28 साल का है और अभी ऑस्टिन टेक्सास में रहता है। टिकटॉक पर सीक्रेट लाइफ शो सर्च करो और लाइव स्ट्रीम देख लो। 28 साल का? ब्रूस की आवाज ठंडी हो गई। क्या तुम मुझे इडियट समझते हो? 28 साल का लड़का कैंसर क्योर करेगा? कॉलर ने शांति से जवाब दिया, सब सच है, यकीन नहीं है तो खुद देख लो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। लाइव स्ट्रीम पर 7 लाख व्यूअर्स रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिखा रहे थे, लेकिन जब काउंटलेस कांस एक्साइटेड थे तब दुनिया भर की फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के हिडन कॉन्टैक्ट्स फोन कॉल्स कर रहे थे। जल्द ही अलग अलग कंट्रीज से ऑर्डर्स पास होने लगे, लेकिन मैं, जो प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस के साथ खुशी खुशी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था, इन सब से बिल्कुल अनजान था। कुछ राउंड्स के बाद दोनों थोड़े नशे में लगने लगे। उन्हें टिप्सी होता देखकर मैं जल्दी से खड़ा हुआ, ड्रॉवर से 3 पिल्स निकाली और एक एक उन दोनों को दे दी। ये क्या है? उन्होंने सरप्राइज से पूछा। मैं मुस्कुराया। ये सोब्राइटी कैप्सूल है। ये आधे घंटे के अंदर बॉडी में मौजूद अल्कोहल को एलिमिनेट कर सकता है। ये सुनकर दोनों शॉक में मुझे देखने लगे। तुम कह रहे हो कि ये पिल 30 मिनट में किसी को पूरी तरह सोबर बना सकती है? मैंने सिर हिलाया। लगभग। नो वे, दोनों हैरानी से बोल पड़े। लाइव स्ट्रीम, चैट फिर कमेंट से भर गई। ये तो कमाल है, मुझे ये पिल चाहिए। मैं नाइट क्लब में काम करता हूँ और रोज इतना पीता हूँ कि उल्टी हो जाती है। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट और डायरेक्टर की आंखें चमक उठी। वो पिल उन्हें इनक्रेडिबल लग रही थी। दोनों को बिजनेस डिनर अटेंड करने पड़ते थे और अक्सर अल्कोहल पीनी पड़ती थी। अगर उनके पास ऐसी पिल हो तो वो जितना चाहे उतना पी सकते थे। हर कोई जानना चाहता था कि ये कैप्सूल्स कहाँ मिलेंगे। प्रेसिडेंट ग्रांट ने शॉक होकर मेरी तरफ देखा और अनसर्टेनिटी के साथ पूछा, क्या तुमने ये सोब्राइटी पिल डेवलप की है? मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, फ्री टाइम में बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। नो वे, व्यूअर्स डिसबिलीफ में चिल्लाने लगे। फ्री टाइम में बनाई हुई छोटी सी चीज, अगर ये मास प्रोड्यूस हो गई तो ये फॉर्चून कमा सकती है। कुछ व्यूअर्स फार्मास्यूटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी थे। पिल के इफेक्ट सुनकर वो सब कैलकुलेशंस करने लगे। अगर उन्हें इसका फॉर्मूला मिल जाए तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। उधर कंट्रोल रूम में असिस्टेंट एक्साइटमेंट से बोली, क्लोई, क्या तुम मुझे उन पिल्स में से कुछ बेच सकती हो? क्लोई खुद भी शॉक में थी। उसका हस्बैंड सिर्फ कैंसर क्योर करने वाला नहीं था, उसने सोब्राइटी पिल भी इन्वेंट कर दी थी। क्लोई, असिस्टेंट ने फिर से बुलाया। जब उसने देखा कि वो ख्यालों में खो गई है, क्लोई होश में आई। अगर घर में कुछ बची होंगी तो कल सुबह तुम्हारे लिए ले आऊंगी। उसके पास बैठे डायरेक्टर ने शर्माते हुए कहा, मुझे भी कुछ चाहिए। कमेंट्स फिर से फ्लड होने लगे। क्लोई ने उन्हें देखा और हेल्पलेसली कंधे उचका दिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता घर में ज्यादा कैप्सूल्स बची होंगी। व्यूअर्स ने तुरंत डिमांड्स करना शुरू कर दिया। हम स्ट्रांगली डिमांड करते हैं कि सोब्राइटी कैप्सूल मार्केट में लॉन्च की जाए। हॉस्पिटल्स को भी इसकी जरूरत है। ये अल्कोहल पॉइजनिंग से मरने वाले लोगों की जान बचा सकती है। क्लोई ने कमेंट्स देखे और कहा, ये डिसीजन मेरे हस्बैंड का है। वैसे भी शो अभी चल रहा था और महीने के एंड तक खत्म नहीं होगा। व्यूअर्स ने ये सुना तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वैसे अब जब इतने सारे लोगों को पता चल गया है कि प्रोफेसर मिलर ने कैंसर क्योर किया था, तो वो 1-2 दिन में जान ही जाएगा कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना? कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ये कमेंट देखकर हंस पड़ा। प्रोफेसर मिलर को इतनी जल्दी लाइव स्ट्रीम के बारे में पता नहीं चलेगा। हमने सेम सिटी के व्यूअर्स ब्लॉक कर दिए हैं, इसलिए अभी ऑस्टिन के लोग हमारी स्ट्रीम नहीं देख सकते। तभी एक और कमेंट आया, और अगर उसके ब्राउजर पर न्यूज अलर्ट आ गया या टीवी पर न्यूज देख ली तो। ये कमेंट देखते ही डायरेक्टर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बिल्कुल सही, कैंसर क्योर करने वाले इंसान की आइडेंटिटी रिवील होना बहुत बड़ी न्यूज थी। ये जरूर न्यूज चैनल्स पर आएगी। अगर टीवी पर आ गई तो फिर कुछ छुपाया नहीं जा सकता था और शो कंटिन्यू नहीं हो पाता। लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे भी इस आदमी की इतनी अनबिलीवेबल आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, शायद एक्सपोज करने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। ये सोचकर डायरेक्टर मुस्कुराया। अगर प्रोफेसर मिलर को पता चल भी गया तो इसका मतलब होगा कि हमारा फर्स्ट एपिसोड सक्सेसफुल रहा। स्क्रीन पर मैंने प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस की एक्साइटेड रिएक्शन सुनी और थोड़ा सरप्राइज हो गया। इतने डिस्टिंग्विश्ड लोग और इतनी एक्साइटेड लैंग्वेज। पहले पिल ले लीजिए, मैंने कहा और दोनों को एक एक ग्लास पानी दे दिया। 10 मिनट बाद प्रेसिडेंट ग्रांट हैरानी से बोले, मुझे पहले से काफी सोबर फील हो रहा है। मुझे भी, मिस्टर डेविस ने तुरंत कहा। प्रेसिडेंट ग्रांट ने मेरी तरफ देखा और थम्स अप दिया। तुम सच में कमाल हो। मैं थोड़ा एम्बैरेस हो गया। कैंसर क्योर के कंपैरिजन में सोब्राइटी पिल कुछ भी नहीं थी। मिस्टर डेविस ने मेरी तरफ देखकर पूछा, प्रोफेसर मिलर, क्या आप सोब्राइटी कैप्सूल को मास प्रोड्यूस करने वाले हैं? मैंने सर हिलाया। हाँ, इसे मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस में ये यूजफुल होगा, लेकिन पार्टनरशिप की डिटेल्स पर अगले महीने बात करेंगे। मिस्टर डेविस खुशी से बोले, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, हम आपकी लीड फॉलो करेंगे। व्यूअर्स ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए कि सोब्राइटी कैप्सूल मार्केट में आने वाली है। फाइनली मुझे रोज रात उल्टी करते करते ड्रिंक नहीं करनी पड़ेगी। एक नाइट क्लब में काम करने वाली लड़की ने एक्साइटेड होकर कमेंट किया। स्क्रीन पर
मैं अब भी प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस के साथ कैजुअली बातें कर रहा था। दोपहर 1 बजे अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी और कॉल रिसीव कर ली। मिस्टर सलिवन, क्या बात है, आज कॉल कैसे? दूसरी तरफ से मिस्टर सलिवन हंस पड़े। प्रोफेसर मिलर, मैं अभी लैंड हुआ हूँ, बिजनेस ट्रिप के लिए शहर में आया हूँ और सोच रहा था कल आपसे मिलने आ जाऊँ। मैं सिर्फ इतना ही कह सका। बिल्कुल आ जाइए, प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस भी यही हैं। दूसरी तरफ की आवाज एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। प्रेसिडेंट ग्रांट, मिस्टर डेविस। प्रेसिडेंट ग्रांट ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, आप इन्हें जानते होंगे, और मिस्टर डेविस एपेक्स फार्मा के चेयरमैन हैं। ये सुनकर मिस्टर सलिवन सरप्राइज हो गए। डैनियल डेविस भी वहाँ है? तो फिर मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। कॉल कट होने के बाद मिस्टर डेविस ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन था? मैं मुस्कुराया, राइली, आपका एक कलीग माइकल सलिवन, आप इसे जानते होंगे ना? मिस्टर डेविस हंस पड़े। ओ वो, हम पुराने एक्वेंटेंसेस हैं। मेरा थका हुआ एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर डेविस ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शादी के बाद से मैं प्रिटेंड करता रहा हूँ कि मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कुकिंग कर रहा हूँ। मिस्टर डेविस ने तुरंत सजेशन दिया, कल होटल चलते हैं, तुम इतना थकोगे नहीं। नहीं, मैंने हाथ हिला दिया। गेस्ट होता है, मुझे अच्छा होस्ट बनना चाहिए, और वैसे भी होटल का खाना मेरे खाने जितना अच्छा नहीं होता। घर पर आराम से बैठकर बात करना भी अच्छा लगता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ग्रांट जोर से हंस पड़े। तो फिर लगता है कल इस बुढ़े को फिर से एक जबरदस्त दावत मिलने वाली है। हम शाम 5 बजे तक बातें करते रहे क्योंकि क्लोई जल्दी ही घर आने वाली थी। प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस ने जल्दी से अलविदा कहा और निकल गए। मैं सोफा पर बैठ गया और आराम से प्रेसिडेंट ग्रांट के लाए हुए प्रीमियम टी का मजा लेने लगा। तभी मेरा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही मैंने सीधा पूछा, डायरेक्टर एवंस, क्या बात है? दूसरी तरफ से डायरेक्टर एवंस हल्की सी हंसी के साथ बोले, प्रोफेसर मिलर, मैं आपको ऑफिशियली एक बात इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उम्मीद है आप प्रिपेयर्ड होंगे। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। किस बात के लिए? डायरेक्टर का टोन भी सीरियस हो गया। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, अगले महीने की शुरुआत में जब आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी तब आपकी लेटेस्ट रिसर्च अचीवमेंट्स भी पब्लिक कर दी जाएंगी। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स फिर से फ्लड होने लगे। प्रोफेसर मिलर किससे बात कर रहा है? वो इतना सीरियस क्यों लग रहा है? दूसरी साइड की आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यूरियोसिटी से जान निकल रही है। मुझे लगा उसकी सारी आइडेंटिटीज रिवील हो चुकी हैं, लेकिन लगता है अभी भी कुछ बाकी है। और कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती है ना? चाहे वो कितना भी जीनियस हो, उसकी एज भी तो फैक्टर है। सच कहें तो व्यूअर्स को लगता ही नहीं था कि कोई और हिडन आइडेंटिटी हो सकती है। जो कुछ रिवील हो चुका था वही अनबिलीवेबल था। अब ज्यादातर लोग बस ये देखने के लिए स्ट्रीम देख रहे थे कि क्लोई आज रात घर जाकर मेरा कैसे ख्याल रखेगी। कंट्रोल रूम में क्लोई पहले ही प्लान बना चुकी थी कि घर पहुंचकर अपने हस्बैंड की कैसे सर्विस करेगी। उसे घर जाने की इतनी जल्दी थी कि वो वेट ही नहीं कर पा रही थी। अब उसे अपने हस्बैंड की वर्शिप जैसा मन हो रहा था। अभी 5:30 भी नहीं बजे थे, लेकिन क्लोई को लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। हर सेकंड एक इटर्निटी जैसा लग रहा था। व्यूअर्स ने शायद क्लोई की एक्साइटमेंट नोटिस कर ली और उसे टीज करना शुरू कर दिया। क्या क्लोई अब प्रोफेसर मिलर की पूरी फैन बन चुकी है? क्या वो एक्साइटेड फील कर रही है? क्लोई ने कमेंट्स देखे, हल्की सी खांसी की और नॉर्मल दिखने की कोशिश की। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, मैं बस ये सोच रही हूँ कि घर जाकर कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बनाऊंगी। व्यूअर्स ने उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उन्हें लग रहा था क्लोई जल्दी घर जाना चाहती है क्योंकि वो प्रोफेसर मिलर से मिलने के लिए बेचैन है। स्क्रीन पर मैं सोफा पर बैठा चाय पी रहा था और फोन देख रहा था। अचानक मुझे लगा घर में कुछ मिसिंग है। मैंने भौहें से कोड़ ली। ये फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही थी। आखिर क्या मिसिंग था? मैंने चाय का एक घूंट लिया और सोचते हुए निगल लिया। अगले ही पल मेरा एक्सप्रेशन बदल गया। ओह माय गॉड, मैं मुसीबत में था। मैंने कप जोर से टेबल पर रखा और एक झटके में सोफा से खड़ा हो गया। मेरी बेटी रोज दोपहर 3 से 4 बजे में अपनी डॉटर को प्री स्कूल से पिक करता था और अब तो 5 o'clock भी क्रॉस हो चुके थे। मैं जल्दी से टीचर को कॉल करने के लिए फोन उठाने लगा। तभी मुझे क्लोई का मैसेज दिख गया। मेरी मॉम आज हमारी डॉटर को ले गई है, वो आज रात ग्रैंडमा के घर रुकेगी। मैसेज देखते ही मैंने गहरी राहत की सांस ली और तुरंत क्लोई को रिप्लाई कर दिया। व्यूअर्स ने मेरा अचानक बदला हुआ एक्सप्रेशन देखा। पहले ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। फिर मैंने घबराहट में फोन उठाया और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कुछ दिनों से ईथन बहुत काम था, अचानक इतना पैनिक क्यों कर गया? प्रोफेसर मिलर को क्या हुआ? वो किसको मैसेज कर रहा है? क्लोई ने मेरा मैसेज रिसीव किया और उसके अंदर एक साथ इरिटेशन और अम्यूजमेंट दोनों आ गए। उसे पहले से पता था कि मैं अपनी डॉटर को पिक करना भूल जाऊंगा, इसलिए उसने पहले ही अपनी मॉम को आफ्टरनून में उसे लेने भेज दिया था। वो आज रात अपने हस्बैंड का प्रॉपरली ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन जब उनकी डॉटर घर में होती थी तो काफी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती थी। क्लोई ने चैट की तरफ देखा और एक्सप्लेन किया, ईथन मुझे मैसेज कर रहा था, वो हमारी डॉटर को स्कूल से पिक करना भूल गया था। ये सुनते ही व्यूअर्स हंस कर लोटपोट हो गए। क्या वो सच में उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है? बच्ची अब कहाँ है? टीचर को कॉल नहीं करना चाहिए था। क्लोई हल्की सी हंसी। मेरे पेरेंट्स उसे ले गए हैं, वो आज रात उनके घर रुकेगी। समझ गए बिल्कुल समझ गए। लगता है आज रात तूफान आने वाला है। व्यूअर्स और भी ज्यादा टीज करने लगे, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली क्लोई शर्माई नहीं। इसके बजाय क्लोई डायरेक्टर की तरफ मुड़कर बोली, जब मैं घर पहुंचूंगी कैमरास बंद कर दूंगी। डायरेक्टर हंस पड़ा। ठीक है। असिस्टेंट ने भी उसे एक नोइंग लुक दिया। शाम 5:40 पर जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को घर आते देखा, मैं तुरंत सोफा से उठ खड़ा हुआ। क्या ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को अपनी ग्रैंड डॉटर की याद आ रही थी? क्लोई ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी हंसी। फिर उसने अपना हाथ बैग में डाला और फोन स्क्रीन दबाई। लाइव स्ट्रीम तुरंत ब्लैक हो गई। व्यूअर्स ने तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर दिया। बस इतना ही? क्या उन्हें लगता है कि मैं बाकी देखने के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता? मैं पे कर दूंगा। ये देखकर असिस्टेंट मजाक में बोली, ठीक है सब लोग, आज के लिए इतना ही। हम पूरा दिन स्ट्रीम कर चुके हैं, सब थक गए होंगे, आज के लिए बस।
बस कल मिलते हैं। और फिर लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। उसी पल क्लोई ने मुझे जोर से गले लगा लिया। मुझे तुरंत बुरा सा फीलिंग आया और मैं समझ गया कि मेरी सास हमारी बेटी को क्यों ले गई थी। क्लोई की आवाज नरम थी और उसकी आंखों में इंटेंस प्यार भरा हुआ था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने कुछ कहा नहीं, बस आगे बढ़कर मुझे किस कर लिया। शाम 7 बजे तक मैं बेड से बाहर ही नहीं निकल पाया। क्लोई का मूड बहुत अच्छा था। हनी तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। मैं सोफा पर बैठा पूरी तरह कंफ्यूज था। आज मेरी वाइफ को हुआ क्या था? वो बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह बिहेव कर रही थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद क्लोई ने मुझे किस किया और बोली, हनी मैं काम पर जा रही हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। जाओ, मैं तुम्हें मिस करूंगा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मैं सोफा पर बैठकर कल रात के बारे में सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक नई ड्रग का आइडिया आ गया। जिस पल क्लोई घर से निकली, उसने कैमरास फिर से अनब्लॉक कर दिए। लाइव स्ट्रीम में पहले से ही 3 लाख लोग वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, कमेंट्स तेजी से आने लगे। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट ने चीयरफुल क्लोई को देखा और उसे टीज किया। क्लोई आज तुम बहुत फ्रेश लग रही हो, क्या कोई स्पेशल सप्लीमेंट लिया है? व्यूअर्स भी टीजिंग में शामिल हो गए। क्लोई ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फोन उठाया और एक मैसेज भेजा। उसकी माँ ने तुरंत रिप्लाई किया, ईथन को क्या हुआ? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? क्लोई का चेहरा लाल हो गया और उसने रिप्लाई किया, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं बस चाहती थी कि हमारी डॉटर कुछ दिन आपके पास रहे। उसकी माँ तुरंत समझ गई और मैसेज भेजा, तुम अब जवान नहीं हो रही, अगर सेकंड चाइल्ड चाहिए तो अभी से प्लानिंग करो। क्लोई स्पीचलेस हो गई। शर्माते हुए उसने फोन उठाया और मुझे मैसेज भेजा, हनी तुम्हें बेटा चाहिए? मैसेज देखकर मैं सरप्राइज हो गया। तुम सेकंड चाइल्ड चाहती हो? हाँ, घर और लाइवली हो जाएगा। उसका मैसेज देखकर मैं मुस्कुराया और रिप्लाई किया, ठीक है करते हैं। ग्रेट हनी, मैं मॉम से कह दूंगी कि हमारी डॉटर को कुछ और दिन अपने पास रखें। ये पढ़कर मुझे अचानक थकान की एक लहर महसूस हुई। सेकंड चाइल्ड वाली प्लानिंग सेटल करने के बाद मैंने फोन उठाया और प्रेसिडेंट ग्रांट को कॉल किया। प्रेसिडेंट ग्रांट, आप और मिस्टर डेविस ब्रेकफास्ट के लिए घर क्यों नहीं आ जाते? दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट ग्रांट हंस पड़े, हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मैं और मिस्टर डेविस अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा और कॉल कट कर दिया। मैंने फोन रख दिया और किचन में बिजी हो गया। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस आ गए। मैंने चाय बनाई और मुस्कुराते हुए प्रेसिडेंट ग्रांट से पूछा, प्रेसिडेंट ग्रांट जेसिका नहीं आई? प्रेसिडेंट ग्रांट हंस पड़े, उसे लगता है हम लोग बहुत बूढ़े हैं और हमारे साथ खाना खाने में ऑकवर्ड फील करती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई है। मैं स्पीचलेस हो गया, अरे मैं भी तो यंग हूँ। तभी मिस्टर डेविस मुस्कुराते हुए बोले, मैं आने से पहले माइकल सलिवन को कॉल कर चुका हूँ, वो भी जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने क्यूरियोसिटी से पूछा, प्रोफेसर मिलर आप माइकल सलिवन को कैसे जानते हैं? मैं हंस पड़ा, एक बैंक्वेट में मुलाकात हुई थी, वो बिजनेस ट्रिप पर यहाँ आया है और बस मुझसे मिलने रुक रहा है। असल में मिस्टर सलिवन भी मिस्टर डेविस की तरह देश की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी का हेड था। मैं मिस्टर सलिवन को इसलिए जानता था क्योंकि मेरी डेवलप की हुई एक और ड्रग उनकी कंपनी में प्रोड्यूस हो रही थी। वो अभी भी कॉन्फिडेंशियल थी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख को सब कुछ रिवील हो जाना था। मिस्टर डेविस थोड़े कंफ्यूज हुए लेकिन सिर हिला दिया। कल रात ही उनकी मिस्टर सलिवन से बात हुई थी, उसने भी कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर आ रहा है और मुझसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन मिस्टर डेविस को लग रहा था कि कुछ अजीब है, बस वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे पर नॉक हुई, ये जरूर मिस्टर सलिवन होंगे। मिस्टर डेविस मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और मैं भी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने गया। मेरे सामने एक शार्प सूट पहने मिडिल एज आदमी खड़ा था। प्रोफेसर काफी टाइम हो गया, मिस्टर सलिवन एक्साइटेड होकर बोला। उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया हुआ था और लेफ्ट हैंड में 2 गिफ्ट बॉक्सेस थे जिनमें जिनसेंग था। मैंने उससे हैंडशेक किया और मुस्कुराया, हाँ काफी टाइम हो गया, अंदर आइए बैठिए, मैंने अभी अभी एक पॉट दाहोंग पाव टी बनाई है। ये सुनकर मिस्टर सलिवन थोड़ा सरप्राइज हो गया। दाहोंग पाव, वो टी उसने सिर्फ एक बार टेस्ट की थी और वो भी किसी और की वजह से। मिस्टर डेविस को ग्रीट करने के बाद मिस्टर सलिवन ने पास बैठे बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा। मैं मुस्कुराया, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिस्टर विलियम ग्रांट हैं। ये सुनकर मिस्टर सलिवन तुरंत आगे बढ़ा और उनसे हैंडशेक किया। प्रेसिडेंट ग्रांट आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं माइकल सलिवन हूँ, होराइजन थेरेप्यूटिक्स का चेयरमैन। प्रेसिडेंट ग्रांट मुस्कुराए, कल मिस्टर डेविस ने आपके बारे में बताया था, बैठिए। व्यूअर्स इंप्रेस्ड हुए लेकिन ज्यादा शॉक नहीं हुए। आखिर प्रोफेसर मिलर ने कैंसर क्योर किया था, इसलिए कंपनी चेयरमैन को जानना कोई अनयूजुअल बात नहीं लग रही थी। स्क्रीन पर हम चारों प्रीमियम टी पीते हुए कैजुअली बातें कर रहे थे। मिस्टर सलिवन ने क्यूरियोसिटी से मिस्टर डेविस की तरफ देखा, डैनियल तुम प्रोफेसर से कैसे मिले? मिस्टर डेविस ने शांत तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, एक बैंक्वेट में। उसने असली वजह नहीं बताई, रीजन सिंपल था, सुपीरियर्स की परमिशन के बिना वो एक वर्ड भी नहीं बोल सकता था। मिस्टर सलिवन ने सिर हिलाया, कल रात मैंने तुमसे कहा था कि मैं प्रोफेसर से बैंक्वेट में मिला था, वो झूठ था। मिस्टर डेविस की भौहें सिकुड़ गईं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब मिस्टर सलिवन ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी, क्योंकि मैंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था, मैं प्रोफेसर के बारे में कुछ रिवील नहीं कर सकता था। लेकिन मिस्टर सलिवन, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर सलिवन एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, ये हो क्या रहा था? प्रोफेसर तो बिल्कुल अनजान लग रहे थे। असल में कल रात 8 बजे के आसपास मिस्टर सलिवन को अपने सुपीरियर्स का कॉल आया था। उन्होंने ये बताया था कि 6 साल पुराना एनडीए टर्मिनेट कर दिया गया है और अब वो सब कुछ बोल सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रोफेसर को इन्फॉर्म किया गया है या नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर को अभी तक बताया ही न गया हो? पास बैठे मिस्टर डेविस और प्रेसिडेंट ग्रांट ने एनडीए का जिक्र सुना और मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखा। दोनों तुरंत समझ गए कि कुछ बड़ा चल रहा है। मिस्टर सलिवन ने प्रोफेसर मिलर से रिलेटेड एनडीए साइन किया था और वो होराइजन थेरेप्यूटिक्स का चेयरमैन था। सालों से होराइजन 2 वर्ल्ड चेंजिंग मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही थी, एक HIV प्रिवेंट करने वाली वैक्सीन और दूसरी एड्स क्योर करने वाली ड्रग। इन मेडिसिन के डेवलपर की आइडेंटिटी कभी पब्लिक नहीं हुई थी। क्या ये मुमकिन है? प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उनका गेस सही था तो प्रोफेसर मिलर सच में डरा देने वाली लेवल का जीनियस था। दोनों ने मेरी तरफ देखा
देखा, फिर मिस्टर सलिवन की तरफ। क्यूरोसिटी से उनका दिल फट रहा था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ सीक्रेट्स जान लेना भी मुसीबत ला सकता है। मिस्टर सलिवन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने अनसर्टेन एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। प्रोफेसर मिलर, आपको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया? इन्फॉर्म? मैंने हैरानी से पूछा। मुझे कल एक नोटिफिकेशन मिला था, लेकिन उसका इससे कोई रिलेशन नहीं था। मेरा रिएक्शन देखकर मिस्टर सलिवन को पूरा यकीन हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए उसने सीधा बोल दिया, कल रात 8 बजे मुझे मेरे सुपीरियर्स का कॉल आया था। उन्होंने कहा एड्स क्योर करने वाले आपके काम को अब पब्लिक किया जा सकता है। पहले वाला एनडीए टर्मिनेट कर दिया गया है। मिस्टर सलिवन के वर्ड्स प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस पर बिजली बनकर गिरे। क्या एड्स क्योर करने वाला इंसान भी ईथन मिलर था? लाइव स्ट्रीम में कमेंट स्क्रीन पर तूफान की तरह दौड़ने लगे। काउंटलेस व्यूअर्स शॉक से सुन्न हो गए थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। एड्स और कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल चैलेंजेस में से दो थे। कैंसर एक बात ही, कम से कम अर्ली और मिडिल स्टेजेस में उसका क्यूर मिलने का चांस होता था और लेट स्टेजेस में भी कभी कभी मिरेकल्स हो जाते थे। लेकिन एड्स बिल्कुल अलग था। HIV वायरस लगातार रेप्लिकेट और म्यूटेट करता रहता था। इससे पहले 200 से ज्यादा HIV वैक्सीन डेवलप की गई थी और सब की सब क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो गई थी। 3 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वर्ल्ड शेकिंग अनाउंसमेंट की थी। एड्स पूरी तरह क्योर हो चुका था। शुरू में बहुत लोगों ने इस बात पर डाउट किया था, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा पेशेंट्स क्योर होने लगे वैसे वैसे सारे डाउट्स खत्म होते गए। ओ माय गॉड, ये पागलपन है। प्रोफेसर मिलर ने एड्स भी क्योर कर दिया। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट और डायरेक्टर भी शॉक में थे। ईथन मिलर हद से ज्यादा ब्रिलियंट था। क्लोई का मुंह इतनी देर से खुला हुआ था कि उसे खुद पता नहीं चला। डायरेक्टर उसके पास बैठा तुरंत ऑनलाइन सर्च कर रहा था। सबसे पहले उसने मिस्टर सलिवन की आइडेंटिटी वेरीफाई की। जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली उसके हिसाब से माइकल सलिवन वाकई होराइजन थेरेप्यूटिक्स का चेयरमैन था और HIV वैक्सीन और क्यूर उसी कंपनी में प्रोड्यूस होते थे और ऑनलाइन फोटोज भी लाइव स्ट्रीम में दिखाए आदमी से परफेक्टली मैच कर रही थी। इसका मतलब साफ था, ईथन मिलर ने वाकई एड्स क्योर किया था। डायरेक्टर ने व्यूअर्स को अनाउंस किया, मैंने माइकल सलिवन की बैकग्राउंड चेक कर ली है, वो सच में होराइजन थेरेप्यूटिक्स का चेयरमैन है और HIV वैक्सीन और क्योर उसकी कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ईथन मिलर ने वाकई एड्स क्योर किया था। इनक्रेडिबल, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे। आज से मैं प्रोफेसर मिलर का सबसे बड़ा फैन हूँ। जो भी प्रोफेसर के खिलाफ एक वर्ड बोलेगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये आदमी कमाल है, मैं अब बिलीवर बन गया हूँ। फैनेटिकल कमेंट्स स्क्रीन पर बारिश की तरह गिरने लगे। स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस दोनों विजिबली शेकन थे। प्रेसिडेंट ग्रांट ने भारी आवाज में कहा, प्रोफेसर मिलर आप सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। उस पल विलियम ग्रांट को लगा कि वो बहुत छोटा है। हालांकि वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और उसने अपने एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए थे, लेकिन ईथन की अचीवमेंट्स के सामने सब फीके लग रहे थे। मिस्टर डेविस की आंखों में भी गहरा एडमिरेशन था। उन दोनों का रिएक्शन देखकर मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। प्रेसिडेंट ग्रांट ने सर हिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मेरे हाथ पकड़े। मैं जल्दी से उसे बैठने में हेल्प करने लगा। प्रेसिडेंट ग्रांट इतना एक्साइटेड मत होइए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी मैंने एड्स क्योर किया तो क्या हुआ, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैंने काउंटलेस प्रेडिसेसर्स के काम पर बिल्ड किया था। ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, मैं बस जायंट्स के शोल्डर्स पर खड़ा था और फाइनल स्टेप कंप्लीट किया। प्रेसिडेंट ग्रांट ने तुरंत सर हिला दिया। प्रोफेसर मिलर आप बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हैं। पुराने रिसर्चर्स के पास भी सारा डेटा था, तो फिर वो एड्स क्योर क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ आप ही क्यों कर पाए? मैं कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो गया। काफी देर बाद प्रेसिडेंट ग्रांट की इमोशंस फाइनली स्टेबल हुई। हम सब ने चाय पी और कैजुअली बात करते रहे। तब मिस्टर डेविस ने क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखा। प्रोफेसर मिलर क्या आप हमें एड्स क्योर करने का एक्सपीरियंस बता सकते हैं? उसी पर लाइव स्ट्रीम में मौजूद 7 लाख लोगों के कान खड़े हो गए। मैंने चाय की एक सिप ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मैंने पहले सारा एग्जिस्टिंग डेटा रिव्यू किया। उसके बाद मैंने 10 पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करने का अरेंजमेंट किया ताकि उनके बॉडीज में वायरस को ऑब्जर्व कर सकूं। मैंने डिस्कवर किया कि HIV वायरस अनइमेजिनेबल स्पीड से रेप्लिकेट और म्यूटेट करता है। जब इम्यून सिस्टम वायरस को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है तब तक वायरस पहले ही म्यूटेट हो चुका होता है। एंटीबॉडीज उसका पेस मैच नहीं कर पाती और एक विशियस साइकिल बन जाता है। आखिर में इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वायरस रैपिड स्पीड से रेप्लिकेट और म्यूटेट करता रहता है, जिससे पूरा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। हर कोई ध्यान से मेरी बात सुन रहा था। मैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह समझाता रहा। शॉर्ट में कहूं तो गोल ये था कि इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि वो वायरस को उसके रेप्लिकेट और म्यूटेट करने से पहले आइडेंटिफाई कर सके। ड्रग डेवलपमेंट का बेसिक अप्रोच यही था। वैक्सीन थोड़ी अलग थी। HIV रैंडमली म्यूटेट करता है और उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी मेहनत लगी। प्रोफेसर मिलर आप सच में अनबिलीवेबल हैं। प्लीज, मैंने थोड़ी थकान भरी आवाज में हाथ हिला दिया। अब इस टॉपिक पर बात मत कीजिए, कुछ और डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट ग्रांट की लगातार तारीफ और शौक भरे रिएक्शन से मैं थोड़ा परेशान होने लगा था। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स फिर से फ्लड होने लगे। प्रोफेसर मिलर कितने हम्बल हैं। यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया की 2 सबसे डेडली डिजीजेस क्योर करने वाला इंसान इतना मॉडेस्ट हो सकता है। कमाल है। वैसे यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। क्या किसी को कभी एड्स हुआ था? तभी कुछ कमेंट सामने आए। मुझे हुआ था। अब कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि मैं क्योर हो चुका हूँ। मेरी स्टोरी काफी दुखद है। 10 साल पहले मेरी मुलाकात एक बहुत फॉरवर्ड वुमन से हुई थी। मुझे लगा मेरी लॉटरी लग गई। बाद में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव थी और जानबूझकर डिजीज स्प्रेड कर रही थी। अगर प्रोफेसर मिलर नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी स्टोरी भी लगभग इसी जैसी है। सब लोग बाहर संभल कर रहना। तुम लोग लकी थे। मैं तो एक इंटरनेट कैफे गया था और जैसे ही बैठा मुझे किसी चीज ने चुभा।
1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स उन कमेंट्स को पढ़कर कुछ पल के लिए चुप हो गए। जब कुछ लोगों ने रिस्पेक्ट वाले मैसेजेस भेजने शुरू किए तो और लोग भी उनके साथ जुड़ गए और चैट ट्रिब्यूट मैसेजेस से भरने लगी। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट हैरानी से बोली, वाओ, तुम्हारा हस्बैंड सच में इनक्रेडिबल है। स्क्रीन पर अचानक प्रेसिडेंट ग्रांट का फोन बज दिया। उसने कॉलर आईडी देखी और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कॉल रिसीव की। सेक्रेटरी थॉमसन। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसने कहा, जी ठीक है, मैं समझ गया। जैसे ही प्रेसिडेंट ग्रांट ने कॉल रखी, मिस्टर डेविस का फोन भी बज उठा। वो भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगा। लगभग 2 मिनट बाद उसने कॉल कट की और बैठने ही वाला था कि मेरा फोन बज गया। मैंने कॉलर आईडी देखी, सेक्रेटरी थॉमसन। मैं खड़ा हुआ और साइड में जाकर कॉल रिसीव की। सेक्रेटरी थॉमसन। सेक्रेटरी सीधा पॉइंट पर आ गया, प्रोफेसर मिलर, कैंसर और एड्स क्योर पर आपका काम अब कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है। मैंने भौएं सिकोड़ ली। क्या इन दोनों चीजों को अब ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है? जी हाँ, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। उसी वक्त प्रेसिडेंट ग्रांट मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे भी अभी मेरे सुपीरियर्स का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि कैंसर क्योर के बारे में अब खुलकर बात की जा सकती है। एनडीए अब इफेक्टिव नहीं रहा। मिस्टर सलिवन एकदम शॉक में रह गया। उसने प्रेसिडेंट ग्रांट की तरफ देखा। कैंसर? प्रोफेसर मिलर ने कैंसर भी क्योर किया? प्रेसिडेंट ग्रांट हंस पड़ा। मुझे और मिस्टर डेविस को ये काफी पहले से पता है, और तुम्हारी बात करूं, अगर तुम आज यहाँ नहीं आते तो मुझे शायद कभी पता नहीं चलता कि प्रोफेसर ने एड्स भी क्योर किया था। व्यूअर्स भी ये सब देखकर डिस्कस करने लगे। उन्होंने देखा कि हम तीनों को एक के बाद एक कॉल्स आई और एनडीएस का जिक्र हुआ। अब उन्हें समझ आ गया था कि ईथन की आइडेंटिटी इतने सालों से सीक्रेट रखी गई थी। डायरेक्टर, तुम तो बुरी तरह फंस गए। प्रोफेसर मिलर की आइडेंटिटी नेशनल सीक्रेट थी और तुम्हारे शो की वजह से लीक हो गई। डायरेक्टर को कितने साल की जेल होगी? व्यूअर्स की डिस्कशन देखकर डायरेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। असिस्टेंट को भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई। लेकिन उन्होंने अभी तो कहा कि ये सब चीजें अब सीक्रेट नहीं रही, तो फिर सब ठीक होना चाहिए ना? क्लोई ने डरा हुआ डायरेक्टर और असिस्टेंट को रीअश्योर करने की कोशिश की, हालांकि उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं था। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। डायरेक्टर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो कंट्रोल रूम से निकला और तुरंत शो के बैकर को कॉल लगाया। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। आवाज बिल्कुल काम थी। मैं देख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोफेसर का काम पहले कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन जैसा अभी कहा गया, एनडीएस टर्मिनेट हो चुके हैं। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर ने अनसर्टेन टोन में पूछा, मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप श्योर हैं कि सब ठीक है? हमने ऑरेलियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और 2 मेजर कॉर्पोरेट चेयरमैन को बिना परमिशन लाइव स्ट्रीम कर दिया है। मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज मुझे थोड़ा रीअश्योरेंस दे दीजिए। कुछ पल के लिए बैकर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ये सब हायर अप्स की ऑथराइजेशन से हो रहा है। वो लाइव स्ट्रीम का यूज करके प्रोफेसर की पब्लिक प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं। समझ गया मिस्टर स्टर्लिंग, डायरेक्टर ने एक्साइटेड होकर कहा। बैकर ने तुरंत फॉर्निंग भी दे दी, ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ऑथराइजेशन मिली है। हायर अप्स के अपने रीजंस होते हैं और हमें बस ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। डायरेक्टर एक पल के लिए स्टन रह गया। अगर मिस्टर स्टर्लिंग को अभी ऑथराइजेशन मिली थी तो क्या इसका मतलब था कि हायर अप्स इसी वक्त उसके साथ बैठे थे? उसने जल्दी से कहा, टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। कॉल कट होने के बाद डायरेक्टर ने एक लंबी सांस छोड़ी। इतने दिनों में पहली बार उसे असली सुकून मिला था। उसकी सारी वरीज गायब हो गई। जब वो कंट्रोल रूम में वापस आया तो असिस्टेंट ने बेचैनी से पूछा, डायरेक्टर, सब ठीक हो जाएगा ना? डायरेक्टर मुस्कुराया, मैंने अभी बैकर से बात की है। मिस्टर स्टर्लिंग ने कहा है सब ठीक है। अगर प्रोफेसर की आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती होती तो हम बर्बाद हो जाते, लेकिन अब जब इसे सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है तो हम सेफ हैं। स्क्रीन पर हम चारों खाना खाते और बातें कर रहे थे। मिस्टर डेविस ने वो सवाल पूछ लिया जो काफी देर से उसके दिमाग में था। प्रोफेसर मिलर, आपने पहले क्योर डेवलप किया था या वैक्सीन? उसकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल जस्टिफाइड थी। नॉर्मली अगर एड्स का क्योर मिल जाए तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होती। प्रेसिडेंट ग्रांट भी क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस पड़ा। मैंने पहले ड्रग डेवलप की थी और उसके बाद वैक्सीन। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो क्योर मिल जाने के बाद वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं वैक्सीन डेवलप करना चाहता था, थोड़ा खुद को चैलेंज करने के लिए और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए? प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस दोनों कंफ्यूज हो गए। क्या क्योर से पैसा नहीं कमा सकते थे? तब मिस्टर सलिवन मुस्कुराया। लॉन्च के टाइम को याद कीजिए, तब हमने कहा था कि क्योर मास प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए सप्लाई किया जाएगा, जबकि वैक्सीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस तुरंत समझ गए। जब पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी तो पूरी दुनिया स्केप्टिकल थी, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट्स क्योर होने लगे वैसे वैसे सारे क्रिटिक्स चुप हो गए। उसी दिन से पूरी दुनिया होराइजन थेरेप्यूटिक्स पर प्रेशर डालने लगी कि एड्स क्योर को मास प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन होराइजन ने स्टेटमेंट दिया था कि ड्रग के कुछ कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिलहाल ड्रग सिर्फ अमेरिका को सप्लाई की जाएगी, जबकि वैक्सीन को अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी कंट्रीज ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उनके पास वैक्सीन खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ कंट्रीज ने गुस्से में वैक्सीन को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश भी की, लेकिन हर अटेम्प्ट फेल हो गया। आखिर में पूरी दुनिया ने वैक्सीन को मैसिव क्वांटिटीज में खरीदना शुरू कर दिया। उन दिनों को याद करके प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन आ गया। व्यूअर्स को भी सब याद आ गया। वो टाइम बहुत सैटिस्फाइंग था। होराइजन थेरेप्यूटिक्स ने वैक्सीन से पक्का फॉर्चून कमाया होगा। मुझे याद है जब बाद में वैक्सीन अमेरिका में फ्री कर दी गई थी, उस बात ने पूरी दुनिया को पागल कर दिया था। हाँ, बिल्कुल सही हुआ। क्या ब्रिलियंट मूव था। 1.5 बिलियन डोजेस और सब फ्री। हमारा कंट्री कमाल का है। डायरेक्टर और असिस्टेंट भी एक्साइटेड हो गए। दोनों ने वो दौर खुद देखा था। अमेरिकन को वैक्सीन फ्री मिली थी, जबकि फॉरेनर्स को हर डोज के लिए $1000 देने पड़ते थे। क्लोई भी मुस्कुराई। वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं
नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, उसे अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। स्ट्रीम पर प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस ने मिस्टर सलीवन को थम्स अप दिया। ये काम बहुत अच्छा किया गया था। मिस्टर सलीवन ने सर हिला के मुस्कुराया। एक्चुअली ये आइडिया प्रोफेसर का था। मैंने एक्सप्लेन किया, मैं उनकी पॉलिसी से तंग आ गया था। ऊपर से उनकी ड्रग हमारे देश में भी ज्यादा प्राइसेस पर बेची जाती थी, इसलिए मैंने वैक्सीन की प्राइस $1000 पर डोज रख दी। मिस्टर डेविस ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वैक्सीन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी? मिस्टर सलीवन मुस्कुराया और 3 उंगलियां खड़ी कर दी। मिस्टर डेविस ने गेस किया, $30। मिस्टर सलीवन ने ग्रिन के साथ सर हिला दिया। बिल्कुल सही, $30 की कॉस्ट और $970 का प्रॉफिट। ये सुनकर प्रेसिडेंट ग्रांट शॉक में मिस्टर सलीवन को देखने लगा। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स इतने स्टन्ड थे कि चैट में सिर्फ OMG ही दिख रहा था। ये प्रॉफिट मार्जिन तो पागलपन है। अमेरिका के अलावा दुनिया में बिलियंस लोग हैं, चाहे सिर्फ 5वां हिस्सा ही वैक्सीन लगवाएं, मार्केट फिर भी बहुत बड़ा है। होराइजन थेरेप्यूटिक्स पैसों में तैर रही होगी। जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। मिस्टर सलीवन कमाल है, लेकिन प्रोफेसर मिलर उससे भी ज्यादा कमाल के हैं। प्रोफेसर को सलाम। मिलियन व्यूअर्स में सब अमेरिकन नहीं थे, और जो नहीं थे उनके लिए ये बात और भी मुश्किल थी। एक और ग्रुप था जो और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो लोग जो कभी अमेरिकन सिटीजन्स थे लेकिन बाद में डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट कर गए थे। जब वो गए थे तब उन्हें अपने डिसीजन पर गर्व था। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन अब जब वो अपने पुराने देश को इतनी तेजी से प्रोग्रेस करते देख रहे थे, उनके दिल में अजीब सी कसक थी, जैसे किसी ने अपने एक्स को छोड़ दिया हो और सालों बाद पता चले कि उसकी जिंदगी तुमसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है। ये कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थी। सबसे बुरी बात ये थी कि फॉरेन लाइफ भी उतनी परफेक्ट नहीं निकली जितनी उन्होंने इमेजिन की थी, और अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी पुरानी सिटीजनशिप कभी वापस नहीं पा सकते थे। अब वो फॉरेनर्स थे, और जिस देश में रहते थे वहाँ के लोग भी उन्हें पूरी तरह अपना नहीं मानते थे। अक्सर उन्हें इमिग्रेंट्स ही समझा जाता था। स्ट्रीम पर हम खाना खाते और बातें करते रहे। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे और लाइवली होती जा रही थी। मिस्टर सलीवन काफी टॉकेटिव था, और अल्कोहल के बाद तो वो पार्टी की जान बन गया था। मिस्टर सलीवन हंस पड़ा। मैंने कुछ दिन पहले लेटेस्ट सेल्स फिगर्स देखे थे। हम 3 बिलियन वैक्सीन डोजेस बेच चुके हैं। मुझे लगता है मार्केट लगभग सैचुरेट हो चुकी है। मैंने बोर्ड के साथ डिस्कशन किया है और हमने डिसाइड किया है कि वैक्सीन की सेल्स बंद करके अब क्योर बेचेंगे। प्रेसिडेंट ग्रांट ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्योर की प्राइसिंग क्या रखने वाले हो? मिस्टर सलीवन मुस्कुराया और एक उंगली खड़ी कर दी। $10,000 पर बॉक्स, और पूरी तरह क्योर होने के लिए 3 बॉक्सेस चाहिए। प्रेसिडेंट ग्रांट ने कुछ पल सोचा। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके हैं, शायद क्योर के बायर ज्यादा नहीं होंगे। मिस्टर सलीवन ने सर हिलाया। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दूसरे कंट्रीज में अब भी काफी एड्स पेशेंट्स हैं, बायर्स की कमी नहीं होगी। तब मिस्टर डेविस ने पूछा, एक बॉक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? मिस्टर सलीवन हल्की सी हंसी के साथ बोला, कुछ खास नहीं, सिर्फ $530। प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस दोनों शॉक में रह गए। $530 की कॉस्ट और $10,000 की सेलिंग प्राइस, हर बॉक्स पर $9,000 से ज्यादा प्रॉफिट। उनके एक्सप्रेशंस देखकर मिस्टर सलीवन मुस्कुराया। फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ड्रग्स हमें बेचती हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन इससे भी ज्यादा होते हैं। हम तो सिर्फ $10,000 में बेच रहे हैं। ये काफी रीजनेबल है। वैसे भी प्राइसिंग डिसाइड करने में प्रोफेसर का भी रोल था। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। फाइनल प्राइस मैंने ही डिसाइड की थी। हाँ, प्राइस हाई है, लेकिन जब फॉरेन कंपनीज हमें अपनी मेडिसिन अबसर्ड प्राइसेस पर बेचती हैं, तो फिर किस बात की कंप्लेन? मैं साइंटिस्ट हूँ। कई लोग कहते हैं कि साइंस की कोई बॉर्डर्स नहीं होती, और मैं इस बात से अग्री करता हूँ, लेकिन साइंस की बॉर्डर्स ना सही, साइंटिस्ट की नेशनैलिटी होती है। मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक अमेरिकन साइंटिस्ट हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स फिर कमेंट्स करने लगे। परफेक्ट प्राइसिंग, $30,000 में एड्स क्योर हो जाए तो काफी लोग अफोर्ड कर लेंगे। एक सर्टेन कंट्री की ड्रग $200 में बनती है और $70,000 से ज्यादा में बेची जाती है। अगर मैं होता तो $100,000 चार्ज करता। वो हमारा फायदा उठाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा टेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन 7 लाख व्यूअर्स में कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस भी थी। कुछ फॉरेन व्यूअर्स गुस्से से भर गए थे। प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी कम और सेलिंग प्राइस इतनी हाई। जब कोई साइंटिस्ट डिजीज क्योर करता है तो मेडिसिन अफोर्डेबल होनी चाहिए। मैं अग्री करता हूँ, ड्रग को लगभग $400 पर बॉक्स में बेचना चाहिए। बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स देखे और प्रोफाइल्स चेक की। पता चला कि ये सब कमेंट्स फॉरेन कंट्रीज के यूजर्स के थे। तुरंत लोग उन्हें जवाब देने लगे, साइंस की बॉर्डर्स नहीं होती, लेकिन साइंटिस्ट्स की नेशनैलिटी होती है। प्रोफेसर मिलर अमेरिकन है। अगर वो $10,000 में बेचता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पहले ये सोचो कि तुम्हारी कंपनीज $200 की ड्रग को फॉर्च्यून में क्यों बेचती हैं? हम $10,000 में बेचें तो गलत कैसे? पसंद नहीं है तो मत खरीदो। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ने ये सब देखा और तुरंत फॉरेन अकाउंट्स को ब्लॉक करके लाइव स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया। फिर डायरेक्टर ने अनाउंस किया, मैंने उन्हें ब्लॉक करके स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया है। व्यूअर्स तुरंत कंप्लेन करने लगे, अरे इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया? पहले हमें उनसे थोड़ा आर्ग्यू तो करने देते, फिर किक करते। हाँ, मैं अभी उन्हें जवाब दे ही रहा था। डायरेक्टर, ये ठीक नहीं हुआ। स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ग्रांट ने स्ट्रॉन्ग लेकर से भरा हुआ ग्लास उठाया। आओ प्रोफेसर मिलर के नाम एक टोस्ट हो जाए। ये पूरा ग्लास एक ही बार में खत्म करते हैं। मिस्टर डेविस ने भी अपना ग्लास उठा लिया। चीयर्स। दोनों को पूरा ग्लास हार्ड लेकर पीने की तैयारी करते देखकर मिस्टर सलीवन शॉक में आ गया और जल्दी से रोकने लगा। नहीं नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा कम पियो, थोड़ा कम। ये सुनकर प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, चलो मिस्टर सलीवन के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। मैं भी उनकी प्लानिंग समझ गया और साथ देने का डिसाइड किया। मैंने अपना ग्लास टेबल पर रखा और कहा, ग्लास से पीने में क्या मजा, सीधा बॉटल से पीते हैं। प्रेसिडेंट ग्रांट जोर से हंस पड़े। बिल्कुल,
बॉटल से ही सही। मिस्टर डेविस भी हंस पड़ा। मैं तो 5 बॉटल्स पीने वाला हूँ। मिस्टर सलीवन को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा सब लोग नशे में बकवास कर रहे हैं। तो प्रोफेसर मिलर भी ज्यादा पी लेने के बाद शो ऑफ करते हैं, वो भी हार्ड लिकर की बॉटल से। लेकिन उसकी सरप्राइज का ठिकाना नहीं रहा जब अगले ही सेकंड में पलट कर गया और 4 पूरी लेकर बॉटल्स लेकर आ गया। मिस्टर सलीवन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था। कोई बॉटल से कैसे पी सकता है? ये हार्ड लिकर थी। वो पहले भी मिस्टर डेविस के साथ ड्रिंक कर चुका था और उसकी टॉलरेंस जानता था। अगर मिस्टर डेविस पूरी बॉटल चेक कर ले तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, खासकर जब वो पहले ही एक ग्लास पी चुका था। अब प्रेसिडेंट ग्रांट, मिस्टर डेविस और मेरे हाथ में एक एक बॉटल थी। हमने कैप्स खोल दी और फिर एक साथ मिस्टर सलीवन की तरफ देखा, जो अभी तक हिल भी नहीं रहा था। मिस्टर डेविस ने भौं उठाई। तुम अपनी बॉटल क्यों नहीं खोल रहे? मिस्टर सलीवन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर डेविस इतना सीरियस एक्ट कर रहा था जैसे सच में पूरी बॉटल पीने वाला हो। उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ उसे डरा रहे हैं, इसलिए उसने भी बॉटल का कैप खोल दिया। प्रेसिडेंट ग्रांट ने बॉटल उठाई। ठीक है, बॉटल से ही सही, चीयर्स। मिस्टर डेविस हंस पड़ा और सीधा बॉटल से पीना शुरू कर दिया। ये सीन देखकर मिस्टर सलीवन बिल्कुल स्टन रह गया। ये लोग सच में बॉटल से पी रहे थे? ये पागलपन था। ये हार्ड लिकर थी। इतनी क्वांटिटी पीना डेंजरस हो सकता था। व्यूअर्स ने मिस्टर सलीवन का शॉक्ड एक्सप्रेशन देखा और हंस पड़े। ये तो बहुत फनी है। प्रोफेसर मिलर, प्रेसिडेंट ग्रांट और मिस्टर डेविस मिलकर मिस्टर सलीवन को डरा रहे हैं। हा हा हा। मिस्टर सलीवन को सोब्राइटी कैप्सूल के बारे में अभी पता नहीं है। उसका डरा हुआ फेस काफी क्यूट लग रहा है। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए क्लोई की तरफ देखा। क्लोई, तुम्हारा हस्बैंड काफी फन है। क्लोई बस मुस्कुराई, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें स्क्रीन पर दिख रहे अपने अमेजिंग हस्बैंड पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर सिर्फ 1 मिनट के अंदर हम तीनों ने अपनी अपनी बॉटल्स खत्म कर दी। हमने बॉटल्स टेबल पर रखी और फिर एक साथ मिस्टर सलीवन को देखा। अब उसके माथे पर पसीना आ गया था। अगर मैं ये पूरी बॉटल इतनी जल्दी पी गया तो पक्का हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर मिस्टर डेविस हंस पड़ा। टेंशन मत लो, मैं यही हूँ, तुम्हारे लिए 911 कॉल कर दूंगा। मिस्टर सलीवन स्पीचलेस हो गया। क्या ये लोग उसे बिंज ड्रिंकिंग से डिस्करेज नहीं करने वाले थे? उसकी हालत देखकर मैं हंस पड़ा। पी लो, वैसे भी ये मेरे डेवलप किए हुए सोब्राइटी कैप्सूल को टेस्ट करने का अच्छा मौका है। सोब्राइटी कैप्सूल? मिस्टर सलीवन कंफ्यूज हो गया। नाम से तो लग रहा था कि ये इंसान को जल्दी सोबर कर देता होगा। उसने प्रोफेसर ग्रांट और मिस्टर डेविस की तरफ देखा। दोनों बिल्कुल काम थे, मतलब उन्हें कैप्सूल के बारे में पहले से पता था और शायद पहले यूज भी कर चुके थे, इसीलिए वो इतने रिलैक्स थे। इसीलिए उन्होंने बॉटल से पीने की हिम्मत की थी। अचानक मिस्टर सलीवन के दिमाग में एक ख्याल आया। सोब्राइटी कैप्सूल? प्रोफेसर ने ऐसी भी ड्रग डेवलप कर ली? वो खुद इसे ट्राई करना चाहता था। अगले ही सेकंड उसने गर्दन पीछे की और बॉटल से पीना शुरू कर दिया। ये देखकर मैंने ड्रॉअर से 4 सोब्राइटी कैप्सूल्स निकाली और एक एक सबको दे दी। जब अल्कोहल का इफेक्ट फील होना शुरू हो तब कैप्सूल लेना, तभी इसका असली इफेक्ट समझ आएगा। मिस्टर सलीवन ने सर हिला दिया। 5 मिनट बाद अल्कोहल का असर दिखना शुरू हो गया। हम चारों ने तुरंत एक एक कैप्सूल खा ली। अगले 10 मिनट में ही उन्हें क्लियरली फील होने लगा कि कैप्सूल काम कर रही है। 20 मिनट बाद मिस्टर सलीवन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। प्रोफेसर मिलर, ये कैप्सूल तो कमाल की है। मैं हंस पड़ा। इसे लेने के बाद लगभग 30 मिनट में बॉडी का ज्यादातर अल्कोहल ब्रेक डाउन हो जाता है और 40 मिनट के अंदर लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है। मिस्टर सलीवन सच में इंप्रेस हो गया। प्रोफेसर मिलर अभी यंग था, लेकिन उसका हर काम दुनिया हिला देने वाला होता था। उसने कैंसर क्योर किया, एड्स क्योर किया और अब सोब्राइटी कैप्सूल भी डेवलप कर ली। अगर ये कैप्सूल मार्केट में आ गई तो पक्का ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बनेगी। व्यूअर्स ने एक बार फिर सोब्राइटी कैप्सूल का इफेक्ट देखा और सब अमेज हो गए। अब सब लोग ईगरली इसके लॉन्च का वेट कर रहे थे। इस कैप्सूल के बाद मुझे ड्रिंकिंग से कभी डर नहीं लगेगा। अगर अप्रूवल मिल भी गया तो मार्केट में आने में 1-2 साल लग ही जाएंगे। उसी वक्त ऑस्टिन पुलिस चीफ के ऑफिस में चीफ एंडरसन लाइव स्ट्रीम देख रहा था। कुछ दिन पहले उसके सुपीरियर्स ने उसे ईथन के घर जाने और स्ट्रीम में अपीयरेंस देने को कहा था ताकि ईथन की पब्लिक प्रोफाइल बूस्ट हो सके। तब उसे लगा था कि वो लोग सिर्फ कैंसर क्योर वाली आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन स्ट्रीम देखने के बाद उसे पता चला कि ईथन की अचीवमेंट्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। अब उसे समझ आ गया था कि हायर अप्स को सीक्रेट लाइव्स शो के बारे में शुरू से ही कैसे पता था। ईथन जैसा इंसान तो ऑब्वियस ही था कि 24/7 प्रोटेक्शन में होगा। जरूर प्लेन क्लोथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स हर वक्त उसके आसपास होते होंगे। शायद क्लोई, उनकी बेटी और क्लोज रिलेटिव्स भी प्रोटेक्शन में होंगे। चीफ एंडरसन को याद आया कि कुछ साल पहले उसने भी एक एनडीए साइन किया था जब उसे बताया गया था कि ईथन ने कैंसर क्योर कर लिया है। उस वक्त क्योंकि ईथन को ऑस्टिन में लॉन्ग टर्म रहना था, उसे एक स्पेशल मिशन दिया गया था। ईथन से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, छोटा या बड़ा, उसे पूरी सपोर्ट देनी होगी। स्ट्रीम पर हम चारों शाम 5 बजे तक बातें करते रहे। जाने से पहले प्रेसिडेंट ग्रांट ने मुझसे पूछा, कल क्या प्लान है? मैंने जवाब दिया, कल मेरी वाइफ की छुट्टी है, हमें उसके पेरेंट्स के घर जाना है। प्रेसिडेंट ग्रांट ने सर हिला दिया और फिर तीनों वहां से चले गए। घर अचानक बिल्कुल शांत हो गया। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उठकर किचन में चला गया। मैं क्लोई के लिए 3 डिशेस बनाना चाहता था ताकि घर आने पर उसे अच्छा डिनर मिले। शाम 5:30 बजे मैंने क्लोई को मैसेज भेजा। मैसेज देखते ही उसका दिल अजीब सी कसक से भर गया, खासकर एड्स क्योर वाली बात जानने के बाद। उस जमाने में एड्स का नाम सुनना ही लोगों को डरा देता था। क्योर डेवलप करने के लिए उसके हस्बैंड को न जाने कितनी बार HIV वायरस के कांटेक्ट में आना पड़ा होगा। अगर गलती से वो इन्फेक्टेड हो जाता तो ये सोचकर ही उसका दिल दुख गया। क्लोई ने मैसेज देखा और रिप्लाई कर दिया। फोन रखने के बाद उसने डायरेक्टर और असिस्टेंट की तरफ देखा। आज घर पहुंचते ही मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगी। डायरेक्टर और असिस्टेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि व्यूअर्स ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि सब सपोर्टिव थे। मैं चलती हूँ। क्लोई ने चैट की तरफ
तरफ एक नजर डाली और कमेंट्स इग्नोर कर दिए। कुछ ही देर में क्लोई घर पहुंच गई। तुम आ गई? वो सीधा मेरे पास आई। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी और उसने अपनी बाहें मेरे गले के आसपास डाल दी। मैं खाना टेबल पर ले आया, दोनों बैठ गए। क्लोई ने स्टर फ्राइड पोक का एक पीस उठाया और सीधा मेरे मुंह के पास ले आई। मुझे लगने लगा कि मेरी वाइफ कुछ दिनों से थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है। नॉर्मल मूड में रहना और कभी कभी मुझे खाना सर्व करना अलग बात थी, लेकिन इस तरह सीधा खुद खिलाना काफी टाइम से नहीं हुआ था। मैंने पहला बाइट ही खाया था कि उसने तुरंत दूसरा पीस भी मेरे मुंह के पास ले आई। मेरे माथे पर हल्का सा पसीना आ गया। क्या तुम मुझे बच्चा समझ रही हो? क्लोई बस हंस पड़ी। तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, अच्छे से खाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों में मेरी वाइफ को हुआ क्या है। सिर्फ डिनर खत्म करने में ही आधा घंटा लग गया। डिनर के बाद क्लोई ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम पहले शावर ले लो, मैं किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी नहा लूंगी। मैं मास्टर बाथरूम की तरफ चला गया और शावर लेना शुरू कर दिया। और जब क्लोई ने सफाई खत्म की, अगली सुबह 9 बजे के आसपास मैं धीरे धीरे बेड से उठा। लगता है मुझे जल्दी से वो स्टैमिना बूस्टिंग कैंडी डेवलप करनी पड़ेगी। तब तक क्लोई काम पर जा चुकी थी। ब्रेकफास्ट के बाद मैं टीवी देखने के लिए बैठने ही वाला था कि एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गया, बैंक ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के मिस्टर टॉमसन से कहा, बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट को मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए डोनेट कर दीजिए। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने मिस्टर डेविस को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव होते ही मिस्टर डेविस हंस पड़ा। प्रोफेसर मिलर, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? मैं भी हंस पड़ा। मेरे पास कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया की एक ड्रग का फॉर्मूला है जिसके साइड इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर हैं। सिवियर कोल्ड 3 दिन में और माइल्ड कोल्ड सिर्फ 1 दिन में ठीक हो जाएगा। और हाँ, सोब्राइटी कैप्सूल का फॉर्मूला भी दे दूंगा जिसके बारे में हमने बात की थी। मिस्टर डेविस खुशी से झूम उठा। मैं अभी फ्लाइट बुक कर रहा हूँ। जब ये सब मास प्रोड्यूस होंगे तो आप हर साल कुछ बिलियन डॉलर्स कमाएंगे। मैंने बिल्कुल कैजुअल टोन में जवाब दिया। मेरे जैसे इंसान का ख्याल कंट्री रखती है। मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे भी जो कमाता हूँ उसका ज्यादा हिस्सा डोनेट कर देता हूँ। ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देने के अलावा मेरा मेन गोल ये है कि मेडिसिन प्राइसेस कम हो और आइडियली उन अनएथिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मार्केट से बाहर कर दिया जाए। दूसरी तरफ मिस्टर डेविस की आंखें एडमिरेशन से भर गईं। वो सच में इमोशनल हो गया था। उसके बाद मैंने होराइजन थेरेप्यूटिक्स के चेयरमैन माइकल सुलिवन को कॉल किया। मिस्टर सुलिवन, टाइम निकालकर फिर मिलने आइए। मैंने हेमोरॉइड्स के लिए एक ट्रीटमेंट डेवलप किया है। टॉपिकल और ओरल मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से सिर्फ 7 दिन में पूरी तरह क्योर हो जाएगा। मिस्टर सुलिवन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मार्केट में जो हेमोरॉइड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल थे वो सिर्फ माइल्ड केसेस में काम करते थे। सिवियर केसेस में सर्जरी करानी पड़ती थी और वो इतनी पेनफुल होती थी कि पेशेंट्स उसे ब्रोकन ग्लास पास करने जैसा दर्द बताते थे। और प्रोफेसर कह रहा था कि उसकी ड्रग 7 दिन में क्योर कर देगी। ऐसी मेडिसिन की वैल्यू इमेजिन करना मुश्किल था। जैसे कहावत है, 10 में से 9 लोगों को कभी न कभी ये प्रॉब्लम होती है। अगर ये ड्रग मार्केट में आ गई तो सेल्स आसमान छू लेंगी। मिस्टर सुलिवन ने तुरंत कहा, मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, फिलहाल इतना ही। मेरे पास एक गेस्ट बैठा है। मेरे पास बैठे मिस्टर टॉमसन मुझे शौक से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये आदमी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ही बदल कर रख देगा। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम में कुछ अजीब होने लगा। वो क्या हो रहा है? मैं प्रोफेसर मिलर टाइप नहीं कर पा रहा। मैं भी नहीं। मैं ईथन मिलर भी टाइप नहीं कर पा रहा। सिंबल्स डालने पर भी नहीं हो रहा। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर और उसकी टीम कमेंट्स देखकर घबरा गई। उन्होंने खुद ट्राई किया और सच में ईथन मिलर टाइप नहीं हो रहा था। असिस्टेंट ने कहा, आई मैसेज पर ट्राई करो। उसने क्लोई को एक मैसेज भेजा जिसमें सिर्फ ईथन मिलर का नाम था। 1 सेकंड बाद क्लोई ने फोन देखा और भौहें से कोड़ ली। मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं। असिस्टेंट कंफ्यूज हो गया। उसके फोन में क्लियरली शो हो रहा था कि मैसेज सक्सेसफुली सेंड हुआ है। उसी पल सबको समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। हायर अप्स ने इंटरवेंशन कर दिया था। तभी एक और व्यूअर में कमेंट किया, अब मैं शो का नाम भी टाइप नहीं कर पा रहा। ये हो क्या रहा है? मैंने अभी अपनी मॉम को शो सर्च करने को बोला और उन्हें कुछ मिला ही नहीं। जो बात व्यूअर्स नहीं जानते थे वो ये थी कि बाहर की दुनिया में इसी वक्त एक बहुत बड़ी न्यूज अनाउंसमेंट हो रही थी। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर बैकर को कॉल करने ही वाला था कि उसके फोन पर मिस्टर स्टर्लिंग का मैसेज आ गया, शो कंटिन्यू रखो। डायरेक्टर ने मैसेज देखा और तुरंत अपना सवाल भेज दिया, हो क्या रहा है? बहुत से लोग लाइव स्ट्रीम नहीं ढूंढ पा रहे और प्रोफेसर का नाम ब्लॉक हो गया है। मिस्टर स्टर्लिंग ने जवाब दिया, हायर अप्स ने स्टेप इन कर लिया है। अब से कोई नया व्यूअर स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यूअर्स पहले से हैं वो आना जाना फ्रीली कर सकते हैं। बाकी किसी चीज की टेंशन मत लो, बस स्ट्रीम चलने दो और हाँ, अगले कुछ दिनों तक न्यूज पर नजर रखो। ठीक है, डायरेक्टर ने रिप्लाई किया। डायरेक्टर ने फोन रख दिया और व्यूअर्स को अनाउंस किया, मुझे अभी अपडेट मिला है। शो के नाम और प्रोफेसर के नाम के साथ जो इशू हो रहा है वो हायर अप्स के इंटरवेंशन की वजह से है। जो लोग पहले से स्ट्रीम में हैं वो आना जाना फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन कोई नया व्यूअर स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाएगा। व्यूअर्स ने ये सुना और सबको कुछ हद तक समझ आ गया। तो हायर अप्स सच में इन्वॉल्व है, लेकिन क्यों? प्रोफेसर मिलर ने इतनी सारी डिजीजेस क्योर की हैं, उन्हें तो उसकी पब्लिसिटी बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टर खुद भी कंफ्यूज था। वो बस इतना ही कह सका, सब लोग अगले कुछ दिनों तक न्यूज पर नजर रखो, शायद वही तुम्हें जवाब दे दे। दूसरी तरफ क्लोई की माँ पिछले 2 दिन से शॉक में थी। वो डेस्परेटली अपने दामाद से सामने बैठकर बात करना चाहती थी, लेकिन अगर ईथन को पता चल गया कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो शो वहीं खत्म हो जाता। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने मेरी माँ को फोन लगा दिया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई। हेलो, काफी टाइम हो गया, आज फोन करने की कोई खास वजह? क्लोई की माँ ने खुद को संभाला और पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जानती हो कैंसर किसने क्योर किया? दूसरी तरफ मेरी माँ हंस पड़ी, अरे ईथन ने ही तो, तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्लोई की माँ कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो गई। इतना सीधा जवाब? फिर उसने पूछा, और एड्स? वो भी ईथन ने ही क्योर किया था। क्या तुम सीक्रेट लाइफ शो देख रही हो? हाँ, देख रही हूँ। ऐसा मत कहना कि तुम्हें भी एड्स और कैंसर वाली बात
उसी शो से पता चली। नहीं, मैं और उसके फादर ये सब सालों से जानते हैं। हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि हमने एनडीए साइन किया हुआ था। क्लोई की माँ ने गहरी सांस ली। ईथन ने दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और तुम बिल्कुल सरप्राइज नहीं हो? मेरी माँ हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं, ईथन बचपन से ही जीनियस था। 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। हमेशा क्लास में टॉप करता था, नेशनल टॉप स्कॉलर भी रहा और हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते वो 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल लेता था। अब वो जो भी करता है हमें सरप्राइज नहीं करता। और जब वो 19 साल का था तब वो मेरी माँ अचानक रुक गई। ओह रुक जाओ, मैं ये अभी नहीं बता सकती। क्या बना था? क्लोई तुरंत बोल उठी। 19 साल की उम्र में क्या हुआ था? तुम रुक क्यों गई? नहीं बता सकती, मेरी माँ ने साफ मना कर दिया। 1 अक्टूबर को पता चल जाएगा, अभी बिल्कुल नहीं बता सकती। क्लोई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि ईथन के पास अभी भी कोई और भी बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। स्क्रीन पर मैं और मिस्टर टॉमसन आराम से ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक हमारे दोनों फोन्स एक साथ वाइब्रेट हुए। फेडरल न्यूज नेटवर्क की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन आई थी। हेडलाइन थी, 9 सितंबर से कई ग्लोबल रैंकिंग्स अनाउंस की जाएंगी। वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट कल 9 सितंबर को रिलीज होगी। लगभग उसी वक्त हर किसी के फोन पर वही नोटिफिकेशन आई। लोग कंफ्यूज हो गए। गवर्नमेंट बैक्ड न्यूज एजेंसी अचानक वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट क्यों रिलीज कर रही थी? और हेडलाइन से लग रहा था कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि कई और रैंकिंग्स भी आने वाली हैं। लाइव स्ट्रीम के बहुत से व्यूअर्स ने भी ये न्यूज देख ली। प्रोफेसर मिलर के पास $600 बिलियन से ज्यादा एसेट्स हैं। अगर वो लिस्ट में हुआ तो सीधा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अब मुझे लगता है समझ आ गया। उसका नाम और शो का नाम ब्लॉक करने की वजह यही है। अनाउंसमेंट से पहले ओवर एक्सपोजर रोकना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है प्रोफेसर मिलर का नाम उस लिस्ट में होगा। अगर वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट में टॉप पर हुआ तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। कंट्रोल रूम में क्लोई भी एक्साइटमेंट से भर गई थी। क्या ईथन का नाम सच में उस लिस्ट में होगा? और अगर हुआ और वो नंबर 1 निकला, सिर्फ ये सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोपहर का वक्त तेजी से गुजर गया और लगभग 2 बजे मिस्टर टॉमसन उठ खड़े हुए। प्रोफेसर मिलर, शायद कल आपका नाम उस लिस्ट में होगा। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसके जाने के बाद मैंने फोन उठाया और सेक्रेटरी टॉमसन को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने सीधा पूछा, सेक्रेटरी टॉमसन, न्यूज में कहा गया है कि कल वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट रिलीज होगी। मेरा नाम उसमें तो नहीं होने वाला है ना? दूसरी तरफ से सेक्रेटरी जोर से हंस पड़ा। ये लिस्ट वाकई तुमसे रिलेटेड है। सेक्रेटरी हंस पड़ा। हायर अप्स दुनिया का ध्यान हमारे देश की तरफ खींचना चाहते हैं और एक बड़ा बज क्रिएट करना चाहते हैं। फिर उसने सीरियस टोन में कहा, सच कहूं तो पिछले कुछ सालों में हमारे देश की टेक्नोलॉजी एक्सप्लोसिव स्पीड से डेवलप हुई है। कई फील्ड्स में हम डेवलप्ड नेशंस की लेवल तक पहुंच चुके हैं और कुछ जगह तो दूसरी सुपर पावर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी लगातार बढ़ा है। इन रैंकिंग्स को रिलीज करना नेशनल प्राइड को और बूस्ट करने का एक तरीका है। साथ ही ये दुनिया के बाकी देशों के लिए एक डिटरेंट भी होगा। अगली सुबह ठीक 10 बजे पूरे देश के फोन्स, टीवीज और दूसरे डिवाइसेस पर एक ही इमेज दिखाई गई। बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, वर्ल्ड्स रिचेस्ट। नीचे राइट कॉर्नर में छोटा सा टेक्स्ट था, हर आधे घंटे में एक नाम रिवील किया जाएगा। दुनिया भर के वेल्दी लोगों को पहले ही पता चल गया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी खुद की टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट रिलीज करने वाली है। सब लोग कंफ्यूज थे। करंट ग्लोबल टॉप 10 में तो कोई अमेरिकन था ही नहीं, तो फिर ये लिस्ट रिलीज करके अमेरिका दूसरे देशों की प्रेस्टीज क्यों बढ़ा रहा था? इसी कंफ्यूजन के साथ सब लोग रिजल्ट्स का वेट करने लगे। जब 10th पोजीशन रिवील होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, पूरी दुनिया की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। काउंटडाउन खत्म हुआ और पहला नाम सामने आया। नंबर 10, सर्गे ब्रिन, नेशनैलिटी यूनाइटेड स्टेट्स, पर्सनल एसेट्स $93.4 बिलियन। 10वां नाम रिवील होते ही दुनिया भर में शॉक वेव दौड़ गई। इम्पॉसिबल, ये गलत होना चाहिए। सर्गे ब्रिन 9th पोजीशन पर था। सिर्फ कुछ महीने पहले वाली रैंकिंग में वो 9th था। रैंकिंग्स इतनी जल्दी इतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो सकती। अपनी एस्टेट में बैठे सर्गे ब्रिन भी कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। 3 महीने पहले वो 9th था, अब वो 10th कैसे हो गया? किसने उसे नीचे ढकेल दिया? दुनिया के टॉप बिलियनर्स और फाइनेंशियल ब्लॉगर्स सब हैरान थे। सीक्रेट लाइव्स की लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स पागल हो रहे थे। मैं कमेंट करना चाहता हूं लेकिन प्रोफेसर का नाम टाइप ही नहीं कर सकता। मुझे पता है कौन है लेकिन बोल नहीं सकता। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं ऑफिशियल न्यूज स्ट्रीम के चैट में बस चिल्लाता जा रहा हूँ, पागल कर दिया है। सब लोग ऑफिशियल न्यूज स्ट्रीम में चलो और उन्हें सच बताओ। चलो। अगले ही पल बहुत सारे लोग सीक्रेट लाइव स्ट्रीम छोड़कर ऑफिशियल न्यूज चैनल में फ्लड कर गए। सिर्फ 30 सेकंड्स में व्यूअर काउंट 1.5 मिलियन से गिरकर 1 मिलियन रह गया। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर स्टन रह गया। ऑफिशियल न्यूज स्ट्रीम ने सिर्फ 30 सेकंड्स में 5 लाख से ज्यादा नए व्यूअर्स गेन कर लिए थे। उस वक्त उसका व्यूअर काउंट 5 मिलियन क्रॉस कर चुका था। ऑफिशियल न्यूज स्ट्रीम के चार्ट में लोग लगातार सवाल कर रहे थे, आखिर इस लिस्ट का पॉइंट क्या है? ये तो बस दूसरे लोगों की तारीफ लग रही है। अनाउंसमेंट बंद करो, कोई फायदा नहीं। तभी अचानक चैट एक ही कमेंट से स्पैम होने लगी। हर जगह एक ही लाइन दिख रही थी, ये लिस्ट इसलिए रिलीज हो रही है क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक अमेरिकन है और वो कोई ऐसा है जिसका नाम सुनकर तुम कभी इमेजिन भी नहीं करोगे। जो लोग सच नहीं जानते थे उन्होंने चैट में हो रहा स्पैम देखा और कंफ्यूज हो गए। क्या ये सच है? तुम कह रहे हो दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेरिकन है? कौन है वो? हाँ बताओ ना कौन है? जिन लोगों को सच पता था वो बताना चाहते थे लेकिन सारे कीवर्ड्स ब्लॉक हो चुके थे। वो चाहकर भी नाम नहीं लिख पा रहे थे। ये उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था। उसी बीच ऑफिशियल स्ट्रीम ने अगला नाम रिवील किया। नंबर 9, लैरी पेज, नेशनैलिटी यूनाइटेड स्टेट्स, पर्सनल एसेट्स
$7.2 बिलियन। समय बीतता गया और लिस्ट धीरे धीरे थर्ड पोजीशन तक पहुंच गई। जब सेकंड पोजीशन रिवील होने वाली थी, पूरी दुनिया गेसेस लगा रही थी। मुझे लगता है मिस्ट्री पर्सन सेकंड पोजीशन पर होगा। मैं तो क्यूरियोसिटी से मर रहा हूँ। पास बैठे किसी ने भौएं सिकोड़कर कहा, मुझे लगता है मिस्ट्री पर्सन सेकंड नहीं होगा। हैरानी की बात ये थी कि इस बार किसी ने उसकी बात का मजाक नहीं उड़ाया। इस स्टेज पर कुछ भी पॉसिबल लग रहा था। दुनिया भर के लोग स्क्रीन से चिपक गए थे। फिर धीरे धीरे सेकंड पोजीशन का नाम स्क्रीन पर फेड इन हुआ। नंबर 2, जेफ बेजोस। नेशनैलिटी यूनाइटेड स्टेट्स। पोजीशन प्रेसिडेंट ऑफ अमेज़न। पर्सनल एसेट्स $191.4 बिलियन। जैसे ही सेकंड नाम अनाउंस हुआ, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कंट्रोल रूम में क्लोई एक्साइटमेंट से कांप रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि अब उसके हस्बैंड का नाम सबसे ऊपर आने वाला था। सेकंड्स धीरे धीरे बीतने लगे और नंबर 1 पोजीशन का काउंटडाउन शुरू हुआ। काउंटडाउन खत्म हुआ, स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइन उभरने लगी। नंबर 1, ईथन मिलर। नेशनैलिटी यूनाइटेड स्टेट्स। पर्सनल एसेट्स $613.1 बिलियन। नोट, ईथन मिलर के बारे में और डिटेल्स आने वाली रैंकिंग्स में रिवील की जाएंगी। मैं स्क्रीन को देखकर हैरान रह गया। क्या ये सब अक्टूबर 1 तक सीक्रेट रहना था? मेरी आइडेंटिटी अभी क्यों रिवील की जा रही थी? मैंने तुरंत फोन उठाया और कॉल लगा दी। सेक्रेटरी थॉमसन, मुझे लगा था मेरी आइडेंटिटी अक्टूबर 1 तक रिवील नहीं होगी। फिर ये सब लिस्ट में मेरा नाम क्यों अनाउंस किया जा रहा है? सेक्रेटरी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, कैंसर क्योर, एड्स क्योर, लंग डिजीज ट्रीटमेंट और सोब्राइटी कैप्सूल जैसे आपके अचीवमेंट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि हायर अप्स ने डिसाइड किया है कि इन्हें रैंकिंग्स के जरिए ग्रेजुअली रिवील किया जाए। और एक और डिसीजन हुआ है। सेक्रेटरी की आवाज सीरियस हो गई। हायर अप्स के डिस्कशन के बाद प्रोजेक्ट ओलंपस और एरोस्पेस कैरियर प्रोग्राम्स को भी अनाउंस करने का फैसला लिया गया है। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। सेक्रेटरी ने बात जारी रखी, फिलहाल हम ये रिवील नहीं करेंगे कि इन नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स को आपने डेवलप किया था। अभी सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के एग्जिस्टेंस को पब्लिक किया जाएगा। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया। अगर प्रोजेक्ट ओलंपस और एरोस्पेस कैरियर प्रोग्राम्स पब्लिक होने वाले थे तो इसका मतलब था कि दुनिया भर में बहुत बड़ा शॉक लगने वाला था। और ये तो बस शुरुआत थी। अक्टूबर 1 तक और कितने सीक्रेट सामने आने वाले थे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।